हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जेवी सिंह। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि बहुत तगड़े तगड़े सेशन लेके आऊंगा और इस संडे को जो है हम लोग कर रहे हैं बहुत ही जबरदस्त सेशन जो थोड़ा सा लंबा होगा और मजेदार होगा, है ना। बहुत एंटरटेनमेंट के साथ इसको आप देखेंगे, लेकिन 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 मुद्दे की बात एक सुन लीजिए कि सिर्फ इसको लाइव ही देख पाएंगे, इसको बाद में नहीं देख पाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों है। उसका कारण यह है कि ये मैं पेड कोर्स के लिए बना रहा था, पूरा का पूरा सेशन, बहुत मेहनत लगाई थी मैंने। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सेम ही सेशन एक बार आपको जो है मैं यूट्यूब पे भी लाइव दे दूं और उससे आपका भी भला हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली ये जो सेशन है, क्योंकि पेड वाले बच्चों का सेशन है, तो वो विरोध कर देंगे इसका भाई साहब। तो इस वजह से जो है मेरे को ये प्राइवेट में रखना ही पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज के लिए। तो जिसको भी पढ़ना है सच में कायदे से, और वैसे भी जो डिसिप्लिन्ड है, सीरियस बच्चा है, वो लाइव में भी पढ़ लेगा, ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग अपना टाइम नहीं सेट कर सकते हो तो फिर भाई क्या फायदा पढ़ने का। आप देखो कि किसी ना किसी टीचर के अकॉर्डिंग तो आपको सेट करना ही पड़ेगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और मैं तो खूब पहले एडवांस में सब चीजें बता चुका हूं आपको। कई दिन पहले ही मैंने बता दिया था कि बहुत सारे सेशन ऐसे आने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ लाइव रहेंगे। तो अगले कुछ सेशन ऐसे रहेंगे भाई, मैं पहली क्लियर बोल रहा हूं, क्योंकि फिर मैं पेड वालों के अलग से थोड़ी बनाऊंगा, या फिर मैं ये कर दूं कि आपके लिए मैं कोई कॉम्प्रोमाइज्ड कंटेंट बना दूं और फिर पेड वालों के लिए अलग से बढ़िया सा बना दूं। तो वो सब घटिया हरकतें भी मैं नहीं करना चाहता हूं, इस वजह से ऐसा है। तो कोई भी बच्चा मेरे को ये नहीं बोलेगा बाद में कि सर इसको जो है वापस से डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। सो अननेसेसरी की चीजें हम ना तो करेंगे, ना ही इसके बारे में सोचेंगे। तो आपको पढ़ना है तो आप लाइव आके और इसको पढ़िएगा, ठीक है भाई। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं बहुत बढ़िया टॉपिक होने वाला है पोस्ट मौर्यन एम्पायर का, और बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे किस्से, और हम चीजों को डेप्थ में समझेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी बच्चे को कुछ समझ ना आए। आपको पहले नहीं भी पता है किसी चीज का, तब भी आज का सेशन आपको समझ में आएगा। खूब मजे बटोरोगे तुम आज के सेशन में, ये 100% है। और आखिर में जो है मैं आप लोगों के कमेंट्स भी लूंगा, आप लोगों से बात भी करूंगा। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे आ रखे हैं, ठीक है। और अगर किसी बच्चे ने भी बोला, बदतमीजी की, यहाँ पे एक ने लिखा है कि स्कैम किया है किताब का, मैं यहीं पे भगा दूंगा तुम्हें क्लास से, है ना। अगर बदतमीजी किसी ने भी की तो वो सीधा बाहर जाएगा क्लास से, ठीक है भाई। क्योंकि कोई स्कैम नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो बुक्स हैं जिन जिन लोगों ने कर रखा था भाई, सबको उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं। चाहे ट्रैकिंग आईडी किसी को नहीं भी मिले तब भी उनके घरों तक पहुंच रही है। 2-4 दिन कई बार वेट करना पड़ जाता है। आज पूरा दिन टीम लगी हुई है, अभी कुछ ही देर में जो है ट्रैकिंग आईडी सारी की सारी डल जाएंगी। सो अननेसेसरी की परेशानी भरी बातें ना तो कीजिए, ना ही किसी और को प्रॉम्प्ट कीजिए इस चीज के लिए। तो ये फालतू की बातें हम बाद में करेंगे। अब काम की बात कर लेते हैं कि ये जो पूरा का पूरा सेशन जो आप देखेंगे, इसकी मैं एक काम करूंगा कि बाद में पीडीएफ जरूर आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। और उसके लिए एक तो आप ये जीवी कक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि ये हो सकता है ना कि आज जैसे आपने देख लिया तो इतनी जल्दी जल्दी में नोट्स आप नहीं बना पाओगे। मेरे को इस चीज की समझ है, इतना मैं भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं इस चीज के लिए, और मुझे नहीं लगता कि कोई इसका विरोध भी करेगा पेड में। तो ये जो है आप ऐप डाउनलोड करके रखिएगा, वहां पे डलवा दूंगा। और ये टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखो, नहीं तो फिर आपको बहुत सारी चीजों का पता ही नहीं लगेगा, जैसे आज के सेशन का अचानक से मैंने बताया। और पीडीएफ कहां पे मिल जाएगी? फ्री कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगी। यहाँ एसएससी सीजीएल में जाना और यहाँ पे जो है हनुमान सीरीज वाली पीडीएफ जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। लेकिन अकेली पीडीएफ आपका कुछ कर नहीं पाएगी, ये मैं क्लियरली बता दूं। जो मैं क्लास में बताऊंगा वो पीडीएफ कहां से बता देगी? पीडीएफ तो सिर्फ एक सपोर्टिंग चीज है, क्योंकि सारी माइंड मैपिंग वाली पीडीएफ है। अगर क्लास में नहीं समझोगे तो समझ भी नहीं आएगी पीडीएफ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल नहीं रखेंगे, एक दिन भी नहीं रखेंगे। ये सेशन खत्म होते ही प्राइवेट हो जाएगा, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूं। सब दोस्तों को शेयर कर दो, मैंने वेल बिफोर टाइम आपको बता दिया है। तो सब दोस्तों को पहले से ही शेयर कर दो, अभी शेयर कर दो। ये हो जाएगा प्राइवेट, मैं क्लियरली बता रहा हूं, तुरंत ही हो जाएगा प्राइवेट। तो इसीलिए मैंने 5-10 मिनट पूरा ब्रीफ आउट भी आप लोग को दे दिया है। और बहुत तगड़ा सेशन होने वाला है आज का, वो आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगी कि क्या लेवल चल रहा है यहाँ पे। आप देखिए कि मौर्यों का जो साम्राज्य है, अब मौर्य खत्म हो चुके हैं, आपको ऐसा समझना है। मैंने मौर्यों के खत्म होने का एक हिंट पिछली क्लास में भी दे दिया था, जिसमें मैंने बोला था कि भाई साहब जो मौर्यों के आखिरी रूलर हैं, अशोक के बाद तो कोई बहुत महान रूलर तो नहीं रहा है जिसने पूरे एम्पायर को संगठित करके रखा। लेकिन फिर भी देखिए कि जैसे जैसे चलते आ रहे थे, लड़खड़ाते हुए आ रहे थे, और वो जो पूरा एम्पायर है वो वैसे भी अलग अलग डिविजन्स में बट गया था। तो वहां पे हमें समझना है कि जो आखिरी का शासक है यहाँ पे, बृहद्रथ की मैं बात कर रहा हूं, उसको जो लुढ़का के है पुष्यमित्र शुंग खुद गद्दी पे बैठता है। तो ये वाली बात मैंने आपको बताई थी। लेकिन क्या सिर्फ यही हुआ था उस टाइम पे? ऐसा नहीं था भाई, ये आपकी गलतफहमी है। कई बार हम जो है ना चीजों को सीधा एक लाइन में पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक लाइन में कभी नहीं देखना। बहुत सारी चीजें, मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्स चल रहे थे वहां पे। आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हो रहा था। तो आप देखो कि मौर्यों के बाद बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया भारत को हड़पने की। अब मैं बता देता हूं कि कौन कौन से हैं। देखो, कुछ तो नेटिव सक्सेसरी थे। अब ये तो हड़पेंगे क्या, ये तो मौर्य की पूरी जो किंगडम है उसको ब्रेक कर रहे हैं। लगभग 140 साल के रूल को यूं तबाह किया जा रहा है अब, है ना। सब मजे लूटे जा रहे हैं कि अच्छा ये राज्य मेरा है, ये तुम्हारा है। ऐसे लग रहा है फ्री में बट रहा हूं, जैसे लड्डू बट रहे हो शादी के अंदर, है ना। तो ऐसे जो है शुंग
कण्व और सतवाहना, इसके बाद छेदी। ये चार जो है ये नेटिव सक्सेसर यहीं के लोग थे जिन्होंने पूरे के पूरे भारत को एकत्रित करके उस पूरे के पूरे एरिया पे कब्जा करने की कोशिश की, बेसिकली जो मौर्यों की किंगडम थी। ठीक है, अब सिर्फ बात यहीं पे नहीं रुकती है, यही काम जो है साउथ में भी हुआ। अब साउथ में जो हुआ है वो संगम सक्सेसर्स के थ्रू हुआ है, चेरा, चोला और पांडे के थ्रू, है ना। क्योंकि आपको पता है कि अशोक का जो साम्राज्य है वो बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ था, लगभग साउथ तक भी फैल गया था। तो वहां पे जो है अब जब टूट ही गया पूरे का पूरा राज्य, तो नीचे वाले बोलेंगे कि भैया हम, है ना। आप देखो कि होता क्या था, सामंतवाद था, फ्यूडलिज्म था, जो इनके फ्यूडेटरी होते थे। मान लो कि ये सेंटर का राजा है ना, इसने जो है पूरा का पूरा एरिया जो है चारों तरफ हड़प रखा है, ऐसा समझो। अब इसने यहां पे एक गवर्नर सेट कर दिया, एक यहां कर दिया, एक यहां कर दिया, एक यहां कर दिया। अब जैसे ही ये राजा लुढ़कता है तो ये रूल होता था पुराने जमाने का कि जो यहां का, अब कमांडर देखो, जो कमांडर है वो पावरफुल है, उसके पास पूरा का पूरा एरिया का अधिकार है। बस यही तो है ना कि टैक्स जो है उसको भेज रहा है राजा को, इतना ही तो है। तो जैसे ही ये राजा लुढ़केगा, नया बंदा आएगा यहाँ पे, ये बोलेगा मैं तो ना देता भाई तेरे को टैक्स, जो उखाड़ना उखाड़ ले, तेरी ऐसी की तैसी। सेम ऐसे ये बोल देगा, सेम ये बोल देंगे। तो कहने का मतलब जितने भी सामंत हुआ करते थे वो सीधा सीधा मुकर जाया करते थे और बोलते थे ये तो मेरा ही राजा है, अब पूरा राजपाट ही खुद ले लिया करते थे और वहां पे अपनी ही डायनेस्टी शुरू कर देते थे। अब अगर तो नए राजा के पास दम है उसके जिगर में, तो फिर तो भैया सेना लेके पहुंच जाएगा और इसके परखच्चे उड़ा देगा, है तेरी ऐसी की तैसी, तू मेरी किंगडम पे शासन करेगा, आ जा पहले तेरे को लुढ़काता हूं मैं, है यह गर्दन काटी इसकी, तो इसको लुढ़का देगा। तो अगर उसमें दम नहीं है, सोचो इस वाले बंदे में दम नहीं है, तो पावर जो है अब सेंट्रलाइज्ड नहीं रहेगी, पावर डिवाइड हो जाएगी, समझ गए। तो अल्टीमेटली जो है डिवीजन ऑफ पावर की गेम है सारी की सारी। और जो मौर्य थे, ये मैं बता दूं कि ये लोग जो है पावर को हाईली सेंट्रलाइज करना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं पावर को डिवाइड कर देते थे, नहीं, वो चाहते थे कि राजा के पास ही सारा का सारा शासन रहना चाहिए, अल्टीमेट पावर जो है वो राजा के पास ही रहती थी। तो ये सारा का सारा खेल चल रहा था। अब सक्सेसर्स का तो मैंने बता दिया, साथ में आप फॉरेन सक्सेसर्स को भी देखिए, ये पता नहीं कहां से उठ उठ के आ रहे थे, हैं ये अलग ही मौज में चल रहे थे, हैं वो कोई ऊपर से उधर से ईरान की तरफ से आ रहा है, कोई उधर चाइना के ऊपर से आ रहा है, ये बोल रहे हैं कि नहीं हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, वही लड्डू पेड़े बिट रहे हैं। तो ये देखो इंडो ग्रीक्स उठ उठ के आ गए, जिनको बैक्ट्रियन किंग्स भी बोल देते हैं। फिर शाकाज आए उठ के, सिंथिया और पार्थियंस आ गए उठ के, कुषाण आ गए उठ के, है ना। तो ये जो है अलग टाइप के आइटम और यहाँ पे हमें भारत में देखने को मिले। तो ये कुल जो है ये सारे के सारे मिलके जो बने, मौर्यों के सक्सेसर बने। यहीं से हमें पता लगता है कि मौर्यों का साम्राज्य कितना बड़ा फैला हुआ था, जिसको लूटपाट करने के लिए, है ना, बटोरने के लिए बहुत सारी जनता खड़ी हो गई लाइन में। चलो बिल्कुल बिल्कुल भाई, तुम्हें किसने कह दिया कि कुषाण यहाँ के थे? ये तुम्हारी गलत फहमी है, अगर कोई पढ़ाता है तो ऐसा कुछ भी नहीं, कुषाण यहाँ के नहीं थे। मैं अभी पूरा का पूरा कहानी कुषाणों की भी बता दूंगा, आपकी सारी आंखें खोल दूंगा कि कुषाण कहां से थे, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि हमारे आसपास के ही एरिया से थे, जैसे चाइनीज एरिया हो गया या कुछ ऊपर का एरिया हो गया चाइना के, है ना, तो आसपास के थे। ये बोलो कि आप कोर इंडियन थे, तो कोर इंडियन तो नहीं थे दोस्तों, सीधी सी बात है। अब आप देखिए कि 187 बीसी के अराउंड की ये सारी की सारी बातें चल रही हैं। अब नेटिव रूलर्स की मैं पहले आपको कहानी सुनाऊंगा, शुंग, कण्व और सतवाहना की, उसके बाद जो है बाकियों की कहानी हम सुनेंगे। सारे के सारे आज की क्लास में कवर हो जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है, शुंग, कण्व और सतवाहना के बारे में। चलो अब जो मैं बात करने वाला हूं शुंग डायनेस्टी की करने वाला हूं। आप देखिए कि जब अशोक था, अशोक ने क्या कोशिश की, उसने वैदिक धर्म को कोई ज्यादा प्रमोट नहीं किया, है ना, उसको तो उसने कोई खास तवज्जो ही नहीं दी, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारी ऐसी नॉनसेंस चीजें लोगों ने भर दी थी, ब्राह्मण्स ने भर दी थी कि जो उसको पसंद नहीं आ रही थी। इसीलिए आप देखिए कि उसने जो है बुद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया और बुद्ध धर्म को ही फॉलो करवाने की कोशिश की। धम्मा महामत्ता का क्या पूरा का पूरा सीन था वो मैंने आपको समझा दिया। और अपने बच्चों को भी जो भेज रहा है वो बुद्ध धर्म की स्थापना के लिए भेज रहा है। तो अगर इतना ही उसको वैदिक धर्म में इंटरेस्ट होता तो वो वैदिक के लिए भेजता, लेकिन उसने नहीं भेजा, है ना। उसने तो जैन के लिए भी नहीं भेजा, वो तो जैन के लिए भी कोई ज्यादा इतना टॉलरेंट नहीं था, ठीक है टॉलरेंट था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई बहुत ज्यादा प्रमोशन कर रहा था, वो बुद्ध धर्म की ही प्रमोशन कर रहा था। अब ऐसे में आप देखिए कि पुष्यमित्र शुंग जो है ये उसी ही लाइनेज में आप चलिए। अशोक से आगे जब हम बढ़ते हैं तो अशोक के जो वंशज हैं, है ना, वो सारे भी बुद्ध धर्म का फॉलो कर रहे हैं एक तरह से, मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो, सारे तो नहीं पर मोटा मोटे तौर पे, है ना। और बुद्ध धर्म अपनी चरम सीमा पे है इस वक्त भारत के अंदर। अब इतने में जो है पुष्यमित्र शुंग जो है ये देखते हैं कि उधर जो बृहद्रथ बैठा हुआ है वो भाई साहब इतना कोई खास रूलर है नहीं है, उसके पल्ले दम नहीं है। तो मैंने वही बोला ना, ये तो फ्यूडेटरी थे उसकी, है ना, विदिशा में बैठा करते थे। विदिशा का राजपाट जो है आज की डेट का एमपी मान लीजिए, तो वहां पे ही जो है पुष्यमित्र शुंग देखा करते थे सारा का सारा सीन। अब इन्होंने देखा कि ये तो भैया बढ़िया मौका है, ऐसा करता हूं हड़प लेता हूं। तो ये पहुंच गए एक दिन अपना तामझाम लेके, हाथी घोड़े पालकी, है ना, जय कन्हैया लाल की, और पहुंच गए वहां पे।
और जो बैठा था बृहद्रथ, दे गर्दन पे मारा उसके चक्कू, खत्म किया उसको, बोले चल लुढ़क जा यहां से। अब खुद जो है गद्दी पे बैठ गए। अब यहां से जो है आप देखिए स्विच क्या हो रहा है, बुद्धिज्म से ब्राह्मणिज्म पे स्विच हो रहा है, क्योंकि ये जो थे ये ब्राह्मण थे। वैसे ये मैं आपको बता दूं कि ये एक कबीले से बिलोंग करते थे, क्योंकि आप देखिए पहले तो ट्राइबल युग हुआ करता था, लेकिन बाद में जो है इनके पूर्वजों ने मान लीजिए कि जैसे ब्राह्मणिज्म को अडॉप्ट कर लिया, तो ऐसे करके फिर ये ब्राह्मणिज्म की पक्ष में ही रहे और इन्होंने बहुत ज्यादा ब्राह्मणिज्म को स्प्रेड किया। आप ये बोल सकते हैं यहां से पूरा का पूरा भगवत का दौर जो है शुरू हो गया भारत के अंदर। ये आप इस चीज को इस एंगल से समझ सकते हैं, यानी कि रिवाइवल ऑफ वैदिक एज आना शुरू हो गया। यहां पे इन्होंने पूरी कोशिश की, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि गुप्ताओं ने भी यही करने की कोशिश की, उन्होंने भी पूरा वैदिक धर्म को ऊपर उठाने की कोशिश की। तो कुल मिला के बात यह है कि जहां पे बुद्धिज्म चरम सीमा पे था, अब जो है उसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, और बुद्धिज्म जो है डिस्प्लेस होकर फिर अल्टीमेटली जो चाइना में, फिर चाइना से डिस्प्लेस होकर थाईलैंड वगैरह, इंडोनेशिया वगैरह में स्प्रेड हो जाता। तो इस तरीके से ये सारे का सारा गेम चलता है। आई होप कि कंटेक्स्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ तो बता दो फटाफट से, है ना। कुछ नहीं नोट करना भाई, क्या नोट करना है, कुछ नोट नहीं करना है, ये बस इसको जो है लाइव ही आपको देखना है। ये मैं दे दूंगा पीडीएफ से पढ़ लेना, ठीक है। नोट कुछ नहीं करना है, नहीं तो किताब के अंदर तो सब कुछ दे दिया ना भाई, किताब के अंदर है ना सब कुछ, तो क्यों परेशान हो रहे हो। चलो अब इसका जो है आप देखिए कि रूल कब से कब तक चल रहा है, 185 से 149 बीसी तक चल रहा है। वैसे तो देखिए कि शुंग एम्पायर जो है 185 से 73 बीसी तक रहेगा, लेकिन जो मेन अगर पुष्यमित्र की बात करता हूं 185 से 149 बीसी के दौरान की ये बात है। और किसको किल कर रहा है, मौर्यंस के आखिरी राजा बृहद्रथ को किल कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और किल करने के बाद जब पूरा शासन स्थापित कर लिया, तो मेरे को बताओ वैदिक एज में लोग क्या किया करते थे अपने शासन को एक मोहर लगाने के लिए, है ना, एक पार्टी किया करते थे। कौन सी पार्टी, यज्ञ के रूप में होती थी। आप देखिए कि इस भाई ने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें घोड़े का मेधा लगता है ना। वो अश्वमेध यज्ञ कैसे होता है, क्या होता है, उसमें अभी ज्यादा नहीं घुसते हैं, बट ये इसने जो है परफॉर्म किया दो अश्वमेध यज्ञ। एक से भाई साहब इसकी संतुष्टि ना हुई, जिसने बोला कि दूसरा भी करूंगा मैं, है, एक घोड़ा कम पड़ गया है, एक और लेके आओ, चलो इसको भी चटकाते हैं और इसका मेधा डाल देते हैं। तो इस तरीके से इसने दो अश्वमेध यज्ञ किया। अब पूछेंगे कि कौन से महान ऋषि के अंडर किए, तो आप बोलेंगे पतंजलि है। अब पतंजलि को देखते ही कई लोग तो भाई सास नाटक जय तारी देख लेना थोड़ा सा, है ना, बाबा रामदेव जी है, तो बाबा रामदेव जी ने तो यहीं से ले रखा पतंजलि, पर पतंजलि का नाम लेते ही बाबा रामदेव की फोटो जो है दिमाग में आती है। एनीवेज, तो पतंजलि जो है किसके कोर्ट में था अगर पूछ लिया जाए तो वो इसी के कोर्ट में था, ये आपको ध्यान रखना है ना, पुष्यमित्र शुंग के। अब ये चीज की पुष्टि हमें कहां कहां से होती है, एक तो पतंजलि बताता है इसके बारे में अपनी किताबों में, और दूसरा मालविका अग्निमित्रम में पता लगता है। मालविका अग्निमित्रम जो है कालिदास ने लिखी है, इसका बेटा था अग्निमित्र, है, उसका रोमांस की कहानियां हैं। अभी मैं सुनाऊंगा आगे आपको कि उसने क्या क्या किया, बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए। उसके बाद देखिए कि नॉर्थ इंडिया में विदिशा से ये पूरा का पूरा रूल कर रहे थे। लगभग नॉर्थ इंडिया का जब मैप देखेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको मैप, तो यही लोग रूल कर रहे थे। और कहां पे बैठ के, विदिशा में बैठ के। विदिशा कहां है, मध्य प्रदेश के अंदर है। और ये ब्राह्मण्स थे, ये मैंने पहले बता दिया। ब्राह्मणिज्म को जो है इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, और यहीं से रिवाइवल होता है भगवतीज्म का। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखो कि कुछ कुछ चीजें मैं और आप लोगों को बताता हूं। जैसे मैप देखिए, आप मैप में अगर देखोगे तो शुंग एम्पायर, ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है, ये सारा का सारा शुंग एम्पायर है, ठीक है। अब इसमें जो है ये विदिशा दिख रहा है, विदिशा में बैठ के ये जो है पूरा का पूरा राजपाट चलाया करते थे, ऐसे आपको समझना है। और बाद में जब हम देखेंगे कि तो इधर से जो है इंडो ग्रीक्स आते हैं, तो उनके साथ भी ये पूरी टक्कर लेते हैं और इंडो ग्रीक्स को यहां से खदेड़ देते हैं, यानी कि इंडो ग्रीक्स को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं। तो इनके आने का एक फायदा भी हुआ कि भैया जो फॉरेन पावर्स आ रही थी भारत के अंदर, उनको एक तरह से रिटेलिएशन मिला। अगर बृहद्रथ ही बैठा रहता तो फिर हो सकता है कि भैया बृहद्रथ को तो वो आके लुढ़का देते, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने लुढ़का दिया तो फिर वो तो बाहर के लोग आ रहे हैं, वो तो वैसे ही लुढ़का देंगे उसको, है ना, तो वो और दिक्कत खड़ी हो जाती। बुक्स जो है अमेजन फ्लिपकार्ट पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी जीवी कक्षा ऐप पे है, आपको मिल जाएंगी, तुरंत उसको ऑर्डर कर दीजिए। वैसे भी अब इसके बाद तो 2 से 3 महीने बाद ही आएंगी किताबें, लगभग खत्म ही है, ठीक है। अब आप देखिए कि जो फर्स्ट रूलर है वो पुष्यमित्र शुंग तो है ही है, पतंजलि इसी का ही क्या है, कंटेम्परेरी है। और पतंजलि एक पूरी की पूरी किताब लिख रहे हैं जिससे हमें पता लगता है शुंग एम्पायर के बारे में। उस किताब का नाम है महाभाष्य, ये पेपर में आ चुका है, तो आगे भी आ सकता है। महाभाष्य किसने लिखी है, तो पतंजलि ने लिखी है। इसके बाद इनकी कैपिटल जो है, इन्होंने देखो कि मैंने बोला ना पहले विदिशा से राज कर रहे थे, फिर इन्होंने अपनी कैपिटल जो बना ली पाटलिपुत्र बना ली। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पाटलिपुत्र कहां है, ये रहा, ठीक है, पाटलिपुत्र। अब इसके बाद आप देखिए कि ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूपा जो भड़ूच के अंदर है मध्य प्रदेश में, ये जो बिल्ड करवाई है ये इन्होंने करवाई है। लेकिन एक इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए, जितने भी आप देखिए कि बुद्धिस्ट लोगों के टेक्स्ट हैं, उनकी किताबें हैं,
उनके अंदर खोल के जरा देख लो, वो यही लिख रहे हैं कि भाई साहब इस व्यक्ति ने जो है जितने भी स्तूप अशोक ने यहां बनवाए थे, है ना, या जितना भी उसने बुद्ध धर्म का प्रचार किया था, उसको सारे को सर्वनाश कर दिया, सत्यानाश करके रख दिया, नष्ट करके रख दिया बुद्धिज्म को भारत के अंदर। ऐसा जो है बुद्धिज्म के टेक्स्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो जो है बहुत इनकी जो है आलोचना करते हैं इस चीज के लिए, इनके एक तरह से अगेंस्ट में खड़े हैं। लेकिन वहीं पे दूसरी ओर देखिए कि इन्होंने एक और काम किया, जो अशोक ने, आप देखिए कि सांची स्तूपा बनवाई थी, उस स्तूप के, भड़ूच स्तूप में, है ना, तो इस स्तूप के जो है फाइन गेटवे की मैंने बात की थी आप लोग को मौर्यंस के में, तो ये फाइन गेटवे का रिवाइवल इसने करवाया था। अब ऐसा हो सकता है कि पहले अच्छा खासा तोड़फोड़ मचा दी हो, है ना, हर जगह पे भगवतिज्म को जो है प्रमोट कर दिया, और बाद में जो है वापस से जब इसको रियलाइज हुआ हो कि नहीं नहीं यार ऐसे भी नहीं करना चाहिए, कुछ इनके चंद लोग बच गए, चलो ठीक है इनको लल्ला पप्पा दे देते हैं, है ना, तो वैसे करके जो है हो सकता है ये चीज करवा दियो, मे बी, बट बुद्धिज्म में तो यही बोला गया है। अब ये क्यों करवाया फिर यही बताएगा, अब मैं तो था नहीं उस टाइम पे, नहीं तो मैं बता देता आपको उससे पूछ के। चलो अब इसी का जो है सेकंड रूलर की मैं बात करता हूं। अब देखो कि सीन पता क्या था, क्या बोल रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए बस, बहुत मैं मजेदार अभी कहानी आपको सुनाऊंगा, ठीक है। हाँ, अब देखो कि इन्होंने जो है ये सेकंड रूलर आ गया अग्निमित्र। अब अग्निमित्र को जो है ना ये भाई साहब भेजते हैं विदर्भ के अंदर, विदर्भ के अंदर जो है उसको जीतने के लिए भेजते हैं। कौन भेजते हैं? पुष्यमित्र शुंग, यानी कि ये जो अग्निमित्र है उनका बेटा है पुष्यमित्र शुंग का। अब यहां पे जो है ये लोग है ना एक तरह से पूरा का पूरा संगठित करने की कोशिश कर रहे पूरे एम्पायर को। उधर जो है कलिंग को इन्होंने हड़पने की कोशिश की और दूसरा जो है विदर्भ को हड़पने की कोशिश हो रही है। और उसके लिए भाई साहब पुष्यमित्र शुंग ने किसको भेजा? उसने भेजा इन भाई साहब को। कौन है ये भाई साहब? उनके बच्चे हैं अग्निमित्र। अब ये किस टाइम पीरियड में आए? 149 से 141 बीसी में। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जब पुष्यमित्र शुंग था तब तो ये था ही। तो उन्होंने भेजा और ये भाई साहब को तो भेजा था कि भैया मारकाट मचानी है वहां पे, है ना। अब सोचो खूंखार व्यक्ति, मारकाट करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? वहां जाके लाशों के ढेर बिछाएगा। ये भाई साहब लव लेटर लिखने लग गए वहां जाके। ये पहुंचे विदर्भ में, वहां पे जो है इनको मालविका पसंद आ गई, वहां के राजा की छोरी है। तो इन्होंने देखा कि भैया ये तो बहुत सुंदर है? ये भूल गए कि पापा ने क्या बोला था। पापा ने बोला था कि भैया जीत के लाना है राज्य। ये वहां पे मालविका को देख रहे हैं ऐसे, ये इनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं वहां पे, है ना। चलो ये तो मजाक की बात होगी, बट हाँ ये सच बात है कि दोनों का जो है प्रेम प्रसंग होता है, जिसको जो है मालविका अग्निमित्रम के नाम से लिखा है। किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। वो मैं आगे आपको दिखा भी देता हूं। ये रही वो किताब, ये देखो मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। तो ये जो है प्रेम प्रसंग चलता है। लौंडा जवान है, हार्मोन जो है साथ नहीं दे रहे हैं या साथ दे रहे हैं, जो भी मान लीजिए। तो अब ये सब हुआ, बट अल्टीमेटली बात ये है कि पुष्यमित्र शुंग के दबाव के कारण जो है विदर्भ भी जो है इनके पास आ जाता है। लेकिन ये सोचो कि जब ये अग्निमित्र खुद राजा बन जाता है ना, तो तुरंत जो है विदर्भ वाले खुद को अलग कर लेते हैं। और वैसे भी देखो मालविका तो थी ही, अब उसने बोल दिया होगा कि जानू तुम देखो बात ऐसे है कि मेरे पापा के साथ ऐसे मत करो, उनका राज्य मत हड़पो। तो जानू भी मान गया होगा। तो बात वही है कि कलेश ना हो छोरियों के साथ, तो वही करके बस ऐसे ऐसे पूरा पूरा सीन बन गया, समझ जाओ, है ना तुम। अब देखो कि मनुस्मृति जो लिखी गई है वो भी इसी टाइम पीरियड में लिखी गई है, शुंग एम्पायर के बीच में ही लिखी गई, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखो कि जो ग्रीक राजा है एंटेल्सिडास वन जो है वो एक अपने एम्बेसडर को भेजता है जिसका नाम था हेलियोडोरस। अब ये हेलियोडोरस को कहां भेजता है? शुंगों के कोर्ट में भेजता है। और शुंग में भी आप देखिए कि 9th शुंग एम्पायर का जो 9th रूलर है उसके पास भेज रहा है, भागभद्र जिसका नाम है। तो ये कौन सा रूलर है? 9th रूलर। ये आपको ध्यान रखना है। ये मत समझ लेना कि उसने पुष्यमित्र के उसमें भेज दिया या अग्निमित्रा में, नहीं, इसने जो है भागभद्र के कोर्ट में भेजा था। ये आप ध्यान रखेंगे, ये पेपर में आ सकता है। अब हेलियोडोरस क्यों इंपॉर्टेंट है मैं इसके बारे में भी बता देता हूं। इसने क्योंकि यहां भारत के अंदर आके एक पिलर जो है बनवाया था, कंस्ट्रक्ट करवाया था, जिसका नाम है गरुड़ ध्वज। अब इसके ये जो पिलर पूरा का पूरा कंस्ट्रक्ट करवाने के पीछे कहानी ये है कि ये गॉड वासुदेव जो है ना, भगवान विष्णु जो है, उनको एक तरह से ट्रिब्यूट या एट्रीब्यूट जो भी है उनकी प्रशंसा में या उनके ऑनर में जो है इसने एक तरह से ये करवा दिया। अब क्यों भगवान विष्णु के ही उसमें करवाया? तो उसका कारण यही है कि जब मैंने भगवतिज्म बोल दिया कि भगवत का पूरा दौर आ गया था, तो यहीं से आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई साहब ये जो है विष्णु भगवान के उपासक थे जितने भी थे शुंग एम्पायर वाले, ठीक है। अब ये जो है इनका सोर्स क्या है? हमें शुंग के बारे में पता कहां से लगता है? तो एक तो नानाघाट इंस्क्रिप्शन से पता लगता है, नासिक इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा, इरागुडी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, इन सब से जो है हमें पता लगता है शुंग एम्पायर के बारे में। ये पेपर में पूछा जा सकता है। बहुत कमाल की चीजें जो पेपर में आ सकती हैं, तो वो मैं आपको साथ के साथ बताता जा रहा हूं, ठीक है भाई। ये सब वही लिखा हुआ है, मालविका अग्निमित्रम के बारे में लिखा हुआ है, एक बार रीड करेंगे, वही सब है, ठीक है। अब सेम ही है, हेलोडोरियस वगैरह के बारे में बता रखा है। इसके बाद तीसरा रूलर जो आता है वो वासुमित्र आता है 131 से 124 बीसी के बीच में। और लास्ट रूलर जो है इसका वो है देवभूति। अब देखो बीच में कई रूलर आ रहे हैं, उनके बारे में कुछ कंफर्मिटी नहीं है कहीं भी किसी भी टेक्स्ट में। लेकिन आखिरी रूलर के बारे में क्यों कंफर्मिटी होती है? क्योंकि देवभूति
जो आता है इसको अब अगले वाला लुढ़काएगा, सिंपल सी बात है ना। तो यानी कि इनका आखिरी रूलर जो है वो देवभूति है, 83 से 73 बीसी के अराउंड अराउंड की ये बात है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अब आप देखिए कि आती है कण्वा डायनेस्टी। अब जैसा कि मैंने बोला आपको कि देवभूति उनका आखिरी रूलर है, तो इसको कौन झटकाने वाला है, इसको कौन लुढ़काने वाला है, इसको लुढ़काएगा वासुदेव। अब वासुदेव कौन है, ये है कण्वा डायनेस्टी का पहला रूलर, ये आपको समझना है। कण्वा डायनेस्टी देखिए कि ये पूरा का पूरा मगध इसेंट्रिक ही है, कोई बहुत ज्यादा इन्होंने बड़ा एरिया में नहीं रहे, मगध के अंदर ही रहते, ये आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है। और इन्होंने कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा कुछ कार्य कर दिया जो इनके बारे में हमें याद रखने की जरूरत है, नहीं याद रखने की जरूरत, बट मोटा मोटा 73 से 28 बीसी के अराउंड ये पूरी की पूरी रही है। फाउंडर तो वासुदेव ही हो गए, सेकंड जो हो गए इसके भूमिमित्रा हो गए, थर्ड वाले हो गए नारायण, और चौथे जो है लास्ट हो गए सुशर्मन। अब ये जो है टोटल इसके 4 शासक हैं मेन जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब सुशर्मन पे जो है इनका अंत हो जाएगा। अब कौन अंत करेगा, तो इनका अंत जो है आके सतवाहना कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई साहब, अब अगले जो आगे जिनको आंध्राज भी बोल दिया जाता है या सतवाहना भी बोल दिया जाता है, ये किस ड्यूरेशन में 60 बीसी से मोटा मोटा 225 एडी के आसपास तक ये रहे हैं। काफी लंबा जो है इन लोगों ने रूल किया है, बट उसमें कई बार एम्पायर बड़ा हो जाएगा, कई बार छोटा हो जाएगा, कई बार और थोड़ा सा बीच में हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि पूरा बड़ा एरिया में ही राज कर रहे हैं, ये नहीं है। जैसे मौर्यों ने तो काफी लंबे समय तक बड़े एरिया पे राज किया, लेकिन ये जो है कभी बड़ा कभी छोटा ऐसे चलता रहेगा। ऐसे ही हम आगे चल के देखें तो गुप्ताओं ने भी बहुत बड़े राज्य पे जो है लंबे समय तक शासन किया, लेकिन इनके में ऐसा नहीं था। कहीं युद्ध हो गया तो कहीं कोई एम्पायर जा रहा है, कहीं कोई बच गया, ऐसे ही चलता रहता था। ठीक है, आपस के युद्ध जो है बहुत ज्यादा चलते रहते थे। क्या बोल रहे हैं, वासुमित्रा फोर्थ रूलर लिखा है, कहां लिखा है फोर्थ रूलर, किसकी बात कर रहे हो, कहां पे फोर्थ रूलर लिखा है, कहां की बात कर रहे हो? नहीं नहीं भाई, ये फर्स्ट रूलर है इसका, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, नहीं फोर्थ थोड़ी है। चलिए, अब आप देखिए कि सतवाहना का जो मेन मैं आपको पावर इनकी बताऊंगा, तो ये दक्कन में है, दक्कन के एरिया में है। ये दक्कन का पूरा आपको दिख रहा होगा पठार, तो इसके ऊपर जो है सतवाहना जो है इन्होंने पूरा का पूरा शासन करने की कोशिश की है। और इधर से देखिए कि कुछ एरिया जो है इनका पिछले वालों का, कण्वा वालों का भी झटक लिया। ऐसे करके मैंने बोला ना, कभी एरिया बड़ा हो रहा है, कभी छोटा हो रहा है, इस तरीके से जो है सारे का सारा खेल चला करता था। अब इनकी 2 कैपिटल हुआ करती थी, एक थी प्रतिष्ठाना या फिर पैथाना भी इसको बोल देते हैं, और ये लगभग औरंगाबाद के महाराष्ट्र के पास है। और इस तरफ ये अगर नदी बोलेंगे तो गोदावरी नदी के तट पे है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सी नदी के तट पे है, गोदावरी। और दूसरा हो गया अमरावती। ठीक है, तो मेन कैपिटल जो है पैथाना या प्रतिष्ठाना है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी कैपिटल एक तरह से आप कह लीजिए इनकी इंडस्ट्रियल कैपिटल टाइप कह लीजिए, या फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो अमरावती हो गई। तो ये 2 कैपिटल इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो आप सीधा सीधा किसको मार्क कर देंगे, पैथाना या प्रतिष्ठाना को मार्क कर देंगे। इसके बाद इनके पास जो इंपॉर्टेंट सिटी थी भड़ूच की। ठीक है, तो इस तरफ आप देखिए कि इनका जो एरिया पड़ रहा है गुजरात वगैरह की साइड में, और पूरा का पूरा समुद्र से लगता है एरिया पड़ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि पोर्ट्स तो इनके पास थे ही, तो भड़ूच सिटी का पोर्ट जो है इनके पास था, बहुत इंपॉर्टेंट होते थे बंदरगाह व्यापार करने के लिए। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, सिल्क रूट की भी पूरी बातें बताऊंगा, मजेदार सेशन है, बहुत अच्छा है ना। फिर पुरानाज जो है हमें बताते हैं इनके बारे में, आंध्राज के रूल के बारे में, लेकिन पुराण जो है वो सतवाहना के बारे में एग्जैक्टली नहीं बताते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी कुछ डिवीजन हो जाती है, जैसे कुछ आंध्र प्रदेश में बट जाते हैं, कुछ ये ऊपर वाले में बट जाते हैं दक्कन में, तो इस तरीके से रहता है, आपको समझना है। तो जो पुराण है वो आंध्रा के रूल के बारे में हमें बताते हैं, बट ये लगभग सेम ही लोग थे, ये आपको समझना है। उसके बाद इन्होंने जो है कॉइन्स जो लॉन्च किए थे वो लेड के कॉइन्स लॉन्च किए थे। ये पेपर में पूछ सकता है कि बताओ सतवाहनों ने जो है कौन से कॉइन लॉन्च किए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है ये सक्सेसर थे मौर्यंस के, कहां पे, दक्कन के पठार पे। तो ये दक्कन है पूरे का पूरा, वो तो मैंने बता ही दिया है आप लोगों को। वाह, ऐसे ऐसे देख के नाटक मजा आ जाता है। अब इनके बारे में पता कहां से लगता है, इनके सोर्सेज पहले मैं बता देता हूं कि कौन से हैं इनकी हिस्ट्री के। एक तो ऐत्रेय ब्राह्मण से पता लगता है, पुराणों से पता लगता है, एक जो है गुणाद्या ने जो है एक बृहद कथा लिखी है उससे पता लगता है, दूसरा कामासूत्र ऑफ वत्सायन से पता लगता है। कुछ लोग तो बस इस शब्द को ही देख के भर गए अंदर से भाई साहब, हैं बालक भाई घने ही तेज हो रखे हैं आजकल, बस उनको एक शब्द दिखना चाहिए, अरे सर ने ये क्या लिख दिया, बस घने ही मजे हो गए। तुम वीडियो छोड़ के ये सब मत देखने लग जाना भाई साहब, अभी वीडियो पे ध्यान दे लो, मुझे पता है सब अंदर से लौंडे भर रखे हैं। चलो, अब सतवाहनास जो है फर्स्ट रूलर है टू मेक लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स। आप देखो कि जो इनका सबसे बड़ा नाश का कारण बनता है ना सतवाहनों का, ये सबसे बड़ा यही बनता है कि ये जो है लैंड ग्रांट्स करने लगे थे ब्राह्मण्स को, यानी कि उनको लैंड गिफ्ट में देने शुरू कर दी थी इन्होंने। अब यही जो है धीरे धीरे जब इतनी इतनी लैंड देते रहेंगे, कभी कोई आ रहा कभी कोई आ रहा है, फिर बाद में ब्राह्मण मुंह फाड़ फाड़ के मांगते थे, है ना, कि मैं श्राप दे दूंगा अगर तूने मेरे को इतनी जमीन नहीं दी। तो उधर कलेश मच रहा है भाई साहब है कि इसको कितनी दूंगा यार, राजा इधर टेंशन में घूम रहा है, रानी उससे पूछ
पूछ रही है कि अरे जानू क्या हो गया तुम्हें, अरे तू चुप हो जाओ, उधर ब्राह्मण मेरे से जमीन मांग रहे हैं, मैं कैसे दे दूं। तो ऐसे जो है इनका खेल चल रहा था। तो इतनी सारी लैंड ग्रांट करते गए जिसकी वजह से जो अंतिम में जाके जो है ये शासन जो है गिरता भी इसी वजह से है, क्योंकि ये जो है लैंड ग्रांट्स कर रहे थे ब्राह्मण्स को, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड्स दे रहे थे उनको, दान कर रहे थे एक तरह से। उसके बाद आप देखिए कि नासिक और नाना घाट का जो है इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन जो है वो सतवाहना पीरियड का, जो सतवाहनों के बारे में बताता है। सीधा पेपर में आएगा कि बताओ इनमें से कौन सा जो इंस्क्रिप्शन है वो सतवाहनास के बारे में बता रहा है, तो आप नासिक और नाना घाट को ध्यान में रखिएगा, ये आ सकता है पेपर में। इसके बाद अगर एरिया की बात करेंगे इनका, तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का जो मेन एरिया है वो पूरा का पूरा इनके कब्जे में था, आप ऐसे समझिए। और फर्स्ट डायनेस्टी थी भारत के अंदर जिसने बहुत लंबे समय तक राज किया। ऐसा नहीं मैं कह रहा लंबे एरिया में राज किया, लंबा एरिया तो कभी घट रहा था कभी बढ़ रहा था, लेकिन 280 साल के अराउंड इन्होंने भाई साहब, ये देखो ना, मोटा मोटा लगभग रहता ही। अब ऐसे तो एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता कि कौन से बीसी में थे कौन से एरिया में थे, मोटा मोटा रहता है ना। तो 280 साल कोई कम नहीं होता भाई, बहुत ज्यादा होता है 280 साल, इतना लंबा जो है ये शासन कर गए थे। अब ये जो है इनका जो है फॉलोअर, ये किसके थे, जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भगवान विष्णु का उपासक है, कोई शिव का उपासक है, कोई बुद्ध का उपासक है, कोई जैन का उपासक है, तो ये किसके हैं, ये भी ब्राह्मणिज्म को ही फॉलो करते थे। अब ब्राह्मणवाद को फॉलो कर रहे हैं तभी तो ग्रांट कर रहे हैं लैंड, नहीं तो लैंड क्यों ग्रांट करते हैं इनको, ठीक है। ये बोले हे पार्थ रथ यहीं रोक दो, जीवी सर की क्लास चल रही है, बड़ी मनोरंजक क्लास है। हाँ मनोरंजन तो तुम्हारा रहेगा ही रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। चलिए ये आपको लाइव ही देखनी पड़ेगी, सीधी बात है। तो ब्राह्मणवाद जो है इन्होंने स्प्रेड किया, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज अगर कोई पूछ ले तो प्राकृत लैंग्वेज थी, यानी कि नॉर्मल आम बोलचाल की जो भाषा थी वही इनकी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ये बहुत बढ़िया चीज रही। और दूसरा अगर इनकी स्क्रिप्ट्स की बात करेंगे तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, और यही चीज हमने मौर्यंस के अंदर भी देखी है ना, वो भी अपना जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज करते थे। स्क्रिप्ट तो ये हो गया कि अल्फाबेट कहां से उठा रखे हैं, और लैंग्वेज वो हो गई कि भैया जो लोगों को आम बोलचाल में रहती है, जो समझ में आती है, तो वो प्राकृत थी। तो अशोक ने भी ऐसे ही तो किया था, है ना। अब इसके बाद देखिए कि इनका जो थर्ड रूलर आता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर रहता है, सतकर्णी वन। अब देखो इनका शुरुआत जो कर रहा है वो सतकर्णी वन नहीं कर रहा है, शुरुआत जो कर रहा है मैं आपको बता देता हूं, शुरुआत जो कर रहा है वो सिमुका कर रहा है, ठीक है। यानी कि पिछले वाले जो रूलर्स हैं कनवा वाले, उनको लुढ़काना है, तो उनके रूलर को सुसरमन वगैरह को लुढ़का के सिमुका जो है वहां गद्दी पे बैठ रहा है, और सिमुका जो है वो सतवाहनों का एक तरह से फाउंडेशन जो है बना दिया है सिमुका ने, ये आपको ध्यान रखना है, सिमुका वाज द फाउंडर। अब इसके बाद आप देखिए ये लिख भी दिया है, ठीक है, ये लिख दिया सिमुका के बारे में, और ये कब तक रहा था, 120 से 96 बीसी के अराउंड जो है सिमुका जिंदा रहा था या पावर में रहा था, ऐसा आप बोल सकते हैं। अब देखो कि इनका जो मेन रूलर आप कहिए या रियल फाउंडर एक तरह से कह लीजिए, वो सतकर्णी वन था, जिसने जो है इनका थोड़ा सा प्रेस्टीज को बढ़ाया और एरिया को बढ़ा दिया। अब वो तो सिर्फ स्टार्ट करके गया है एक छोटी सी एरिया में, लेकिन इसने जो है थोड़ा सा एरिया को एक्सपेंड किया, यानी कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन जिसको हम बोलते हैं, वो इसने करने की कोशिश की और पावर और प्रेस्टीज को हासिल किया, और इनकी जो डायनेस्टी है एक तरह से उसको थोड़ा सा चरम सीमा पे पहुंचाया, है ना। और इसने जो है वैदिक सेक्रीफाइसेस इसने भी परफॉर्म किए, वही मैंने जो यज्ञ की बात की थी, अलग अलग यज्ञ होते थे, कोई राजसूय करवा रहा है, कोई वजपेय करवा रहा है, कोई अश्वमेध करवा रहा है, जिसका जो दिल कर रहा है वो करवा रहा है भाई साहब, तो अगले ने कर लिया, धारे को क्या दिक्कत है। उसके बाद ही एक्सटेंडेड हिज रीजन बाय एक्वायरिंग वेस्टर्न मालवा एंड बेराड रीजन, तो मैंने वही आपको बता दिया कि ये जो इसने जो है पूरा का पूरा एक्सपेंशन की थी, वही मैं आपको समझा रहा हूं। आगे इंस्क्रिप्शन मेंशंस द रीजन अंडर सतकर्णी वन एज, अब ये बता रहे हैं कि जो अलग अलग इंस्क्रिप्शंस थी वो बता रहे हैं कि जो सतकर्णी वन के अंडर एरिया आता था वो कौन सा एरिया आता था, वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो एक था अकारा, अब ये पेपर में अगर आएगा तो कैसे आएगा वो मैं बता देता हूं, वो बोलेगा इसमें से बताओ कौन सा एरिया था जो सतकर्णी वन के अंडर नहीं आता था। अगर आ गया तो खुदा ना खास्ता तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने हर चीज को कवर करने की कोशिश की है, कुछ भी छुड़वा नहीं रहा हूं यहाँ पे। अब अकारा जो था वो नर्मदा के ऊपर का रीजन आप एक तरह से कह सकते हैं ना, नर्मदा यहाँ बह रही है तो नर्मदा के ये ऊपर का एरिया जो हो गया ये अकारा हो गया। फिर लोअर नर्मदा वाले एरिया को बोलते थे अनुपा, ठीक है, तो ये नर्मदा के नीचे वाला एरिया हो गया अनुपा। फिर ऐसी देखिए अनर्था जो था ये कहाँ का था, विदर्भ का एरिया था। ऐसी जो अपरांता है वो कोंकण का एरिया हो गया। सौराष्ट्र जो है वो गुजरात के आसपास का है ना, और कच्छ भी वहीं का ही हो गया, कच्छ और गुजरात के आसपास का ये रहा। फिर मालवा जो है, मालवा तो मैंने बता ही दिया, जो बीच का एरिया है पूरे का पूरा। और मारू मतलब कि डेजर्ट यानी कि राजस्थान। तो आप मेरे को बताओ कि क्या ये थोड़ा सा राजस्थान में भी एक्सपेंड किया हुआ है, तो ऐसे करके आप समझते कि ये पूरा एरिया जो है इसके अंडर था, ऐसे आपको समझना है, ठीक है भाई।
अब देखो इनका एक रूलर आता है जो प्रेम कहानियां लिखता है, ये अलग लेवल में चल रहा है। मैंने बोला ना, राजाओं के भी अलग अलग टाइप, अलग अलग शौक होते थे। इनके तो फिर चलो ठीक है, आगे जब मुगल शासक आएंगे तो उनके तो और मजेदार शौक है ना। अलाउद्दीन खिलजी के देखिए कि कैसे कैसे शौक रहेंगे, तो वो तो तभी डिस्कस करेंगे, तब और मजा आएगा, कहानी जो है ना आगे और इंटरेस्टिंग होती जाएगी। तो पहले इनके शौक देख लेते हैं। ये भाई साहब हैं तो राजा, 17वें रूलर हैं, जिनका नाम है हाला, है ना। और ये जो है ये प्रेम प्रसंग लिखते हैं। अब वो कौन सा है, ये ऑथर किसके हैं, तो गता पता सपता, पता नहीं क्या है, गता पता सत्ता पता तो ये है गथा सप्ता सती, जो है एक किताब है, उसके ऑथर हैं, जिसको सत्ता साई भी बोल देते हैं। और ये जो है प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई है। अब इसके अंदर क्या लिखे, प्रेम कहानियां लिखी हुई है, लव ल्यूर्स ये लिखा हुआ है भाई साहब, ठीक है। तो प्रेम के प्रलोभन का वर्णन है इसके अंदर पूरे का पूरा, ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद आते हैं सर्ववर्मन। अब इस सर्ववर्मन को कहां से याद रखना है, अभी कांतारा फिल्म आई थी एक, याद है ना, तो आप कांतारा से याद रख लीजिए कि ये जो है इन्होंने कांतारा लिखी थी संस्कृत भाषा में, और ये किसकी रिक्वेस्ट पे लिखी थी, रानी मलयावती की रिक्वेस्ट पे लिखी थी। तो ये सर्ववर्मन अब आपको कांतारा मूवी से याद रहेगा। इसके बाद देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी है। इनके बारे में एक साउथ की फिल्म भी बनी हुई है, अगर कभी टाइम लगे फ्यूचर में, है ना, तो देख लेना, नहीं तो कोई ऐसी जरूरत वाली बात है नहीं है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यही आएगा कि इनका सबसे टॉप मोस्ट रूलर कौन था। तो सबसे टॉप नॉच जो इनका रूलर आप कह सकते हो, सबसे तगड़ा रूलर जो है वो गौतमीपुत्र सतकर्णी है। इसकी माता का नाम गौतमी था, है ना, और इसलिए जो है इसका गौतमीपुत्र सतकर्णी नाम पड़ गया। तो ये 23वां रूलर है, या तो ये पूछेगा पेपर में। दूसरा इसका टाइम पीरियड पूछ सकता है, तो 106 से 130 एडी के आसपास का इसका टाइम पीरियड है गौतमीपुत्र सतकर्णी का, ठीक है। और इसने जो है बहुत सारे लोगों को हराया और पूरे के पूरे शासनकाल को अच्छे से बड़ा सारा एक्सपेंशन दिया, ये आप समझ सकते हैं। हराया किसको था, तो जो साका रूलर्स हुआ करता था, क्षत्रप नहापना, उसको जो है इसने हरा दिया था। और ऐसे करके जो है ये ग्रेटेस्ट रूलर सतवाहना का बना, और इसने पूरा का पूरा टेरिटोरियल एक्सपेंशन करके रख दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि उन लोगों की जो एक्सपेंशन है या उनकी प्रेस्टीज को सबसे ऊपर यही वाला व्यक्ति लेके गया था। ठीक है दोस्तों, फेमस किंग रहा है, यही पेपर में हर बार क्वेश्चन आता है। पिछले 5 साल से तो यही क्वेश्चन बार बार इससे आ रहा है कि बताओ उनका सबसे फेमस रूलर कौन सा है, बताओ कौन उनकी प्रेस्टीज को ऊपर लेके गया, यही आ रहा है बार बार पेपर में। अब इस लौंडे से आपको याद रहेगा कि यही था घोड़े वाला लौंडा, ठीक है वो। अब इसके बाद आप देखिए कि इसको जो बोला गया है, इसको नाम दिया गया है डिस्ट्रॉयर ऑफ साकाज, पहलवाज एंड यवनास। तो इन सबको जो है हरा के तभी तो एक्सपेंशन की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसने जो है नाहपना को हराया था, ये मैंने बता दिया। मालवा के रूलर जो है और काठियावाड़ के रूलर जो, उनको भी जो है इसने हरा दिया था। इसके बाद इन्होंने कॉइन्स कौन कौन से इशू किए थे, पहले वालों ने लेड किए थे, लेकिन अब जो इशू हो रहे इस टाइम पे इसके ड्यूरेशन में, क्योंकि लगभग 280 साल का राज है, तो चीजें चेंज होंगी। ये थोड़ी कि जो पहले हो रही थी वही आगे चलेंगी। अब जो आप सोचो कि आज भारत के अंदर 2000 का नोट बंद हो गया, पहले चल रहा था, पहले 1000 का नोट चल रहा था, बंद हो गया। तो वही वाली चीज है कि ये टाइम के साथ चीजें बदलती जाती है। तो अब इस ड्यूरेशन में गौतमीपुत्र के टाइम पे लेड, कॉपर, ब्रॉन्ज और पोटिन के जो कॉइन्स हैं वो चलने लगे थे, जबकि पहले जो है ये लेड के ही ज्यादा चला रहे थे। और अचीवमेंट्स तो इसकी मैंने बता ही दी हैं। इसकी अचीवमेंट्स के बारे में जो पता लगता है वो नासिक के इंस्क्रिप्शन से पता लगता है। अगर कोई पूछ ले तो आप पेपर में बता सकते हैं। और इनकी माता का नाम गौतमी बालाश्री था, ये भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है। इसके बाद आप देखिए कि कौन आते हैं, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी। अब ये जो है 130 से 154 एडी के आसपास के 24th रूलर हैं। और इनका जो विवाह होता है ये होता है एक साका डॉटर, साका राजा की डॉटर से, यानी कि क्षत्रप रुद्रदमन वन। ये बहुत शाखाओं का सबसे मेन रूलर या सबसे टॉप नॉच रूलर जो है रुद्रदमन वन रहा था। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में भी इसके बारे में पता लगता है, आगे इसकी बात करेंगे, अभी पढ़ने वाले हम इसके बारे में आगे आज ही। तो इसकी डॉटर के साथ जो है इसकी शादी होती है वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी की। और जो रुद्रदमन वन है ये क्लेम करता है कि भाई उसने इस आदमी को 2 बार हराया था, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में लिखा है उसने। ठीक है, तो ठीक है, यह ध्यान रखिएगा कि 2 बार हराया था। अगर कोई पूछ ही ले ये बात पेपर में तो आप बता सकते हो। इसके बाद आप देखिए कि अमरावती स्तूपा की जो रिपेयर है वो इसी ने करवाई थी, वशिष्ठ पुत्र ने। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसने जो है ही एक्सटेंडेड दी सतवाहना पावर अप टू द माउथ ऑफ द कृष्णा रिवर। तो कृष्णा नदी तक जो है इसने पूरा का पूरा सतवाहना एम्पायर को खड़ा कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर दिया था, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है यजना श्री सतकर्णी, जो कि 27वां रूलर है। बीच में मैं कुछ रूलर्स को स्किप कर रहा हूं जो काम के रूलर नहीं है, जिन्होंने कुछ खास नहीं किया, उनके बारे में पढ़ के क्या करोगे, है ना। इतना माइंड में ठोकोगे तो तुम्हारा वो हो जाएगा, स्क्विड गेम बन जाएगी तुम्हारी, है ना। तो इतना ज्यादा ठोकने की दिमाग में जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। घोड़े का लौंडा, ये क्या बात हुई भाई साहब। चलो ठीक है भाई, जिसका तारे को अच्छा लगे, है ना। 1000 क्या, मैं तो कह रहा हूं 5000 10 लाख गुना बहुत लोग अच्छे हैं। यहां पे पढ़ो। अब तुम अच्छे कब बनोगे। समस्या ये होती है कि दूसरों में ही देखते रहते हैं कि ये अच्छा है वो बुरा है, खुद अच्छे ना बनना कभी भी। ऐसे तो हो गया सिलेक्शन,
खुद के ऊपर भी तो काम करो कि दूसरों को ही देखते रहेंगे। चलो, इसके बाद जो है ये 27वां रूलर हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। यजना श्री सतकर्णी जो है इसका इसने क्या किया, एक तरह से मालवा जो था, मालवा को रिकवर कर लिया शाका रूलर से। मैंने बोला ना इससे पहले शाका रूलर जो है रुद्रदमन वन है, वो बहुत टॉप नॉच रूलर है, तो उन्होंने जो एक तरह से इनसे मालवा ले लिया, तो इसने जो है वापस से मालवा को रिकवर कर लिया। अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। अब इसके बाद आता पुलमावी 3, ये है 30वां रूलर सतवाहनाओं का। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ खास इसने भी नहीं किया है, बस काम काम की चीज देख लेते हैं कि ये था ये रूलर, इतना आपको ध्यान रखना है। कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा अलग से अचीवमेंट मेरे को तो नहीं मिली, आपको मिले तो आप याद कर लेना, कोई जरूरत नहीं है वैसे, है ना। अब देखो कि सतवाहना जो है वो बहुत सारे लैंड डोनेट किया करते थे ब्राह्मण्स को, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया। यही इनका जो है वीक होने का कारण बना है ना। और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी किया करते थे, पहले तो सिर्फ ब्राह्मण्स को ही कर रहे थे, बाद में बुद्ध धर्म वालों को भी करने लग गए, तो इस वजह से जो है वीक हो गए थे। और फिर फाइनली क्या हुआ, जो फ्यूडलिज्म होता है, फ्यूडलिज्म मतलब सामंतवाद, कि इन्हीं के अंडर जो इनके गवर्नर होते थे वो इनसे टूटना शुरू हो गए, क्योंकि बीच का राजा जो है स्ट्रांग नहीं रहा, वीक हो गया, तो जो है इनका सत्यानाश तो होना ही है फिर। तो उस तरीके से इनका सत्यानाश हुआ। इसके बाद अगर फेमस स्तूपा के बारे में पूछ ले कि सतवाहना पीरियड की कौन सी है, तो अमरावती और नागार्जुना कोंडा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक जो है इनके कॉइन्स जो है बहुत फेमस है, ये आप देखिए कि ये इनके कॉइन्स है कॉपर और ब्रॉन्ज वाले, इस तरीके के होते थे। अगर कोई, वैसे तो इस फोटो से तो कोई नहीं पूछेगा, बट इस तरीके के होते थे, ये इसीलिए बना दिया ताकि आप जो है इसको पढ़ पाए। और मेनली लेड के होते थे, तो वो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, बुद्ध धर्म वालों के लिए इन्होंने चैत्य और विहार भी बनाए थे। तो चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है, ये ऑलरेडी बुद्धिज्म में ढंग से एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो यहां करने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आता है वशिष्ठ पुत्र पुलमारी। अब ये आता है 130 से 158 एडी के बीच में ही कहीं आ रहा है, और ये जो है अपनी कैपिटल शिफ्ट कर लेता है पैथान के अंदर, है ना। तो मेन जो है इसके टाइम पे जो है कैपिटल जो है वो पैथान ही रहती है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसने क्या किया, ही एनलार्ज द अमरावती स्तूपा एंड डेकोरेटेड इट। तो ये जो अमरावती स्तूपा है इसको एनलार्ज किया, बड़ा किया, और इसको और ज्यादा डेकोरेट कर दिया, ये आपको समझना है। इसके बाद जो है इसकी जो प्रेस है, ये यानी कि प्रेज मतलब कि इसकी जो प्रशंसा है, ये हमें कहां पे देखने को मिलती है, तो जो नाना घाट का इंस्क्रिप्शन है ना, उसके अंदर जो है इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं कि भैया प्रजा का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करता था, ये आपको ध्यान रखना है। और एक जो इसने कॉइन्स लॉन्च किए थे उसके ऊपर इसने शिप की फोटो लगाई थी, आप देखिए ये रहा। अगर कोई भी बच्चा देख पाए, ये देखो, अगर कोई ध्यान से देखोगे तो ये एक शिप बना हुआ है, समुद्री जहाज बना हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो दिस इज शिप। तो अगर कोई पूछ ले कि शिप की फोटो किसने बनाई थी, तो इसी ने बनाई थी, वशिष्ठ पुत्र पुलमारी ने। और यजना श्री सतकर्णी ने भी यही काम किया था। इनके जो दोनों के सिक्के होते थे, दोनों पे जो है जहाज, समुद्री जहाज दिखता था, शिप दिखता था, ये आपको ध्यान रखना है। और फाइनली अगर हम बोलेंगे तो सतवाहनाज वर सक्सीडेड बाय दी वकाटका डायनेस्टी इन महाराष्ट्र एंड इक्ष्वाकु डायनेस्टी इन आंध्र प्रदेश। यानी कि महाराष्ट्र में वकाटकाज आ गए और आंध्र प्रदेश में जो इक्ष्वाकु आ गए। और वकाटका जो है उनका भी अंत जो है आगे चल के हम देखेंगे गुप्ता लोग करेंगे, तो वो हम गुप्ता के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन वकाटका के बारे में कोई बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वकाटका यहां पे आ गए थे, ये आपको समझना है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की सतवाहनाज की। तो वो तो मैं बता ही चुका हूं कि प्राकृत लैंग्वेज है। और गथा सप्ताशती जो है ये किसने लिखी, हाला ने लिखी है, ये भी मैंने आपको बता दिया, जिसमें प्रेम प्रसंग वाली बात लिखी है। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की मैं बता देता हूं एक बार आपको बात। आप देखिए कि ये जो व्यक्ति है रुद्र दमन वन, ये क्लेम करता है कि इसने इस आदमी को 2 बार हराया है। ठीक है, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी को, ये आप ध्यान रखना। गौतमी पुत्र सतकर्णी को नहीं, गौतमी पुत्र सतकर्णी तो इनका टॉप नॉच रूलर था, उसको कोई नहीं हरा पाया। और इनका जो साकाज का टॉप नॉच रूलर है वो रुद्रदमन वन है, तो इसको ये कैसे हराएगा, सीधी सी बात है। हाँ, जीत तो गया था ये इससे, लेकिन साथ में इसके साथ अपनी बेटी की शादी भी करवाई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, अब बात आती है छेदी डायनेस्टी की। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब मौर्य खत्म हुए तो अलग अलग जगह पे अलग अलग डायनेस्टी जो है रूल करने लग गई थी। अब ये डायनेस्टी को अगर आपको देखना है तो कलिंग की डायनेस्टी आप सोच सकते हैं। अब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ कलिंग, क्योंकि अशोका का युद्ध भी हुआ है कलिंग में। उस टाइम पे कलिंग इनके अधीन था भी नहीं, फिर जबरदस्ती युद्ध हुआ इतना सारा, फिर कलिंग को अपने अंडर किया। लेकिन आप देखो कि जब इनका एम्पायर ही टूट गया तो कलिंग ने अपने आप को सेपरेट कर लिया, आप ऐसे समझ सकते हैं। और इनके जो मेन राजा हैं वो हैं खारवेला, इनके बारे में आपको जानने की जरूरत है। तो ये जो आज की डेट का मॉडर्न उड़ीसा आप एक से बोल सकते हो, ये कलिंग का राज्य हो गया। ठीक है भाई, अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती कहां है, तो ये मिलती है हमें एलिफेंट गुफा। यहां मैं गया भी था, है ना, भुवनेश्वर में है, बहुत बढ़िया वो जो है गुफा ऐसी बना रखी है, बहुत मंदिर भी है वहां पे, है ना, तो बहुत शानदार बना रखी है। मैं गया था एक बार, जब मैं वेदांता में था तब गया था। चलिए, तो ये भुवनेश्वर में है उड़ीसा में। अगर सीधा सीधा पूछे एलिफेंट केव्स जो हैं वो किसने बनवाई, है ना, तो वो इन लोगों ने बनवा रखी, छेदी वालों ने, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनकी कैपिटल कहाँ थी, तो शिशुपालगढ़ इनकी कैपिटल हुआ करती थी। और इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है वो खारवेला है, वही मैंने आपको बताया। और इन्होंने जो है जैन धर्म को भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया था खारवेला ने। और ये सब बातें हमें कहाँ से पता लग रही है, हाथी गुम्फा
से जो है इंस्क्रिप्शन जो है उससे हमें पता लग रही है। ठीक है भाई। और ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि शुंग डायनेस्टी है, उन्होंने जो है इनको हराया था, तो वो कुछ लोग बोलते हैं कि हाथी गुम्फा से हमें ये पता लगता है कि शुंग डायनेस्टी ने कलिंग को हराया था। अब ये कहीं पे भी एग्जैक्ट तो नहीं लिखा गया कि ये हाथी गुम्फा से पता लगता है, बट अगर पूछ ही लिया जाए पेपर में, देखो इसकी 100% तथ्य पुष्टि नहीं हुई है अभी तक, लेकिन पूछ ही लिया जाए तो फिर हाथी गुम्फा मार्क कर देना, क्योंकि इन लोगों का जो मेन सब हमें मिल रहा है वो हाथी गुम्फा से ही मिल रहा है। हाथी गुम्फा मतलब एलिफेंट केव से। ठीक है भाई, तो ये आप ध्यान रखना। ये मैंने हिंदी में लिख दिया आप लोगों के लिए, इसको पढ़ लेंगे हिंदी वाले एक बार। आगे बढ़ते हैं। अब मैं फॉरेन रूलर्स की बात करता हूं, देख लूं 2 मिनट। बोलते हैं वका टकानी टका टका, ये सही है। अच्छा आप उड़ीसा से ही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है चलो, अगर कोई बंदा लेट है आज तो भाई साहब वो अपनी जिम्मेदारी पे लेट है, क्योंकि क्लास तो इसके बाद दिखेगी नहीं तुम्हें, वो आप खुद देखिए, है ना, क्योंकि मैंने वेल बिफोर टाइम बताया और 15-20 मिनट लेट ही क्लास स्टार्ट हुई है आज। तो अगर आपने 8:20 तक भी क्लास को स्टार्ट किया है मोटा मोटा, या 8:30 तक भी किया है, तो आप इजीली पूरी क्लास को खत्म कर लेंगे, नहीं तो फिर आप नहीं देख पाएंगे, सीधी बात है। चलिए मैं आगे की बात करता हूँ, फॉरेन रूलर्स ऑफ जो पोस्ट मॉडर्न में आए हैं, फॉरेन वाले की बात कर रहा हूँ, भारत वालों की नहीं। उनके बारे में तो मैंने बता दिया, संगमेश को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, संगमेश तो बहुत बड़ी है, उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, लेकिन मेन रूलर्स का मैंने बता दिया। अब जो दूसरे आ रहे फॉरेन रूलर्स उनकी बात करते हैं। एक तो आए इंडो ग्रीक, फिर आए साका, पहलवा और कुशांस। तो ये 4 जो हैं आपके फॉरेन से आए हैं रूलर, ये आपको याद रखना है। अब एक लड़का पूछ रहा था कि कुशांस सर भारत के थे क्या, तो भारत के नहीं थे, ये तो साफ पता लग रहा है कि फॉरेन इंडो ग्रीक्स थे। कहीं किसी भी किताब में देख लो तो फॉरेन इंडो ग्रीक्स के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। तो मौर्योत्तर साम्राज्य क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ये 4 के बीच में बटा। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडो ग्रीक्स के बारे में। अब इंडो ग्रीक्स में देखिए कि बहुत सारे राजा हुए हैं। अब आपको ऐसा समझना है कि इनका जो मेन एम्पायर हुआ करता था ना, सेंट्रल एशिया में हुआ करता था, वेस्ट और सेंट्रल एशिया में एम्पायर हुआ करता था। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे जैसे मान लो कि इनको कोई दूसरा उस तरफ से पुश करने लग गया, इनसे लड़ने लग गया, तो ये थोड़ा सा और आगे शिफ्ट हो गए। फिर उसको किसी ने और उधर से पुश किया, अपना साम्राज्य बनाया, तो वो थोड़ा सा आगे हुआ, तो उसने इनको पुश किया। ऐसे करके पुश करते 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 यही भारत तक पहुंच गए, ऐसा आपको समझना है। ठीक है, या फिर किसी का कोई बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहता है तो वो अपनी जो है टेरिटरी को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो वो आगे तक जाता है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, है ना, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये स्प्रेड होते होते जो है भारत की तरफ आ गए। अब भारत को आज का भारत मत समझ लेना, उस टाइम का तो अफगानिस्तान का एरिया तक भी जो है अशोक ने जीत रखा था। तो आपको ऐसे ही समझना कि वो पूरा का पूरा चंद्रगुप्त ने मेंटेन कर दिया था, है ना, सेल्यूकस निकेटर को हरा के। तो बहुत बड़ा एरिया था अपने पास। आपको ये समझना अफगानिस्तान तक हम लोग फैले हुए थे पौराणिक काल में देखेंगे तो, है ना। और इवन अगर आप मॉडर्न के टाइम में भी देखेंगे तो महाराजा रणजीत सिंह जो सिख एम्पायर है, उन्होंने अफगानिस्तान तक, पेशावर तक जो है पूरा का पूरा फतेह कर दिया था। पेशावर को कोई फतेह ही नहीं कर सकता था, उसको फतेह करके दिखा दिया था। ठीक है, तो आप देखिए कि ये पूरा का पूरा ह्यूज एम्पायर था जो सेंट्रल एशिया से चलता चलता यहाँ पे आ गया। और बहुत सारे देखिए कि वहाँ पे भी देखो जब एंटियोचूस की डेथ होती है, ये समझिए तो बहुत सारे जो है उसके रीजन में वो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राजा भी नहीं हुआ, तो बहुत सारे जो है छोटे छोटे गवर्नरशिप में बट गए, यानी कि सामंतवाद वहाँ भी था, फ्यूडलिज्म वहाँ भी था। जैसे सिकंदर के बाद जो है उसका पूरा राज्य 4 भागों में बट गया था, ऐसे ही जो है एंटियोचूस के टाइम पे भी ये कोई स्ट्रॉन्ग राजा ना रहा होगा, तो इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस बनने शुरू हो गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए कि डायोडोट्स जो है, डायोडोट्स 1, उसने क्या है इंडिपेंडेंट किंगडम एक बना ली थी जिसका नाम था बैक्ट्रिया। ये आपको ध्यान रखना है। ये इनके बारे में बहुत ज्यादा चीजें जानने की अपने को कोई जरूरत नहीं है, जो काम की चीजें केवल वही जानेंगे, क्योंकि इतनी इनकी हिस्ट्री पढ़ने बैठ गए तो हो गया काम फिर तो, और इतना पेपर में आना भी नहीं है इनके बारे में। तो हम वो चीजें पढ़े ना जो पेपर में आनी है, हम क्यों अननेसेसरी की फालतू की चीजों को पढ़े। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है बहुत सारी सीरीज ऑफ इन्वेजन हुई 200 BC के अराउंड भारत के आसपास के एरिया में, जो इनको जो है यहां तक भारत तक ले आई। अब इसका पूरा एक मैप के थ्रू भी मैं बताऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको। अब ये जब आते हैं तो हिंद कुश माउंटेन को क्रॉस करके आते हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक बारी कि जो सबसे पहले फॉरेनर्स आए, अलेक्जेंडर के बाद की मैं बात कर रहा हूं। अलेक्जेंडर तो आया ही था, लेकिन अलेक्जेंडर के बाद का जो समय है उसमें अगर सबसे पहली बार भारत में कोई फॉरेनर आया तो ये हिंद कुश की पहाड़ियों को क्रॉस करके ये इंडो ग्रीक्स ही आए थे। इनके बारे में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए कि जो डिमिट्रियस था, इसी में एक इंडो ग्रीक डिमिट्रियस है, इसने क्या कैप्चर कर लिया, अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध का एरिया जो है 190 BC में कैप्चर कर लिया, जो कि पूरा का पूरा एरिया एक तरह से भारत के टच में है ना, भारत का ही एरिया है, अखंड भारत का जो एरिया है वो आप समझ सकते हैं। लेकिन अब वो इसने कब्जा कर लिया तो कर लिया, वही वाली बात है ना, सेंटर ऑफ पावर जो वो शिफ्ट हो रहा है एक तरह से। अब इनका जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रूलर है वो है मिनेंडर। मिनेंडर जिसको मिलिंद भी बोल देते हैं, ये भाई साहब अलग अलग इसकी आइटम, अलग अलग दिमाग में चीजें चलती रहती थी, और ये बहुत सारा जो है गहन अध्ययन
वाला व्यक्ति था, इसके दिमाग में चलता था कि दुनिया किसने बनाई, अच्छा ये कैसे हुआ होगा, मरने के बाद क्या होगा, जिंदे हुए क्या होगा, मैं सुसु करने जाऊँ तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो निकल के नीचे बह जाएगा, उसके ऊपर तुम पानी फेर देना, है ना। तो जो भी इसके दिमाग में चलता था वो सारी की सारी बातें जो है किसने तसल्ली बख्श जो है इसको उसके उत्तर दिए जो इसको समझ नहीं आ रहे थे, है ना। तो वो जो है एक बुद्धिस्ट मॉन्क है नागसेना, जिसको नागार्जुना भी बोल देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नागसेना ने जो है इसके सारे के सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया था कि भाई तेरे को घनी दिक्कत हो रही है, तू इधर आ मेरे पास, मैं तेरे को समझाता हूं। तो इसको बेचारे को बिठा के प्यार से फिर समझाया था। सीडीएस के लिए काफी है ये भाई साहब, एकदम परफेक्ट है, इसके बाद कुछ नहीं, है ना। क्या बोल रहे हैं, चलो बढ़िया है, मजा आ रहा है ना आपको, है ना। तो इसको प्यार से दुलार से पुचकार के इसको समझा दिया, तो इस भाई को समझ में आ गया, ये खुश हो गया उससे। इसने बोला कि भाई ये तो आइटम ही बहुत मजेदार है? इसने बिठा लिया उसको कि तू ऐसा कर, आज से यहीं बैठेगा मेरे राज सिंहासन के पास, अब मेरे को जब भी कोई डाउट होगा मैं तेरे तक पूछूंगा, है ना। तो वो भी बैठ गया, उसको भी क्या दिक्कत थी, है ना, चलो भाई राजा बिठा रहा तो मैं बैठ जाता हूं। तो इसके कोर्ट में बैठा लिया उसने अपने को, उसको पसंद आ गया बंदा, है ना। तो अब आप समझिए कि जो मिनेंडर का एक तरह से बुद्धिज्म की तरफ झुकाव आया वो इसी व्यक्ति की वजह से, आप ये समझ सकते हैं। हालांकि वो फॉरेनर था, और बुद्धिज्म का तो विकास ही आप देखिए कि कितनी कितनी दूर कंट्रीज तक हो चुका है, चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सब जगह तो फैला है बुद्धिज्म, बहुत स्प्रेड हुआ है। अगर एशिया के अंदर हम बुद्धिज्म की बात करें, एक तरफ इस्लाम इतना ज्यादा स्प्रेड हो रखा है और दूसरी तरफ बुद्धिज्म जो है, आप अगर थोड़ा सा देखें, और भारत बीच में कहीं पड़ रहा है, आप समझिए। चलिए, इंडो ग्रीक्स जो है ये फर्स्ट थे टू इंट्रोड्यूस कॉइन्स इन इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार जो है हमारे दिमाग में एक डाउट हो जाता है कि सबसे पहले कॉइन्स कहीं कुशांस तो नहीं है। आगे कुशांस को जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं वहां भी यही स्टेटमेंट दूंगा कि नहीं, कुशांस ने भी पहली बार कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए। तो फिर आप जो है कंफ्यूजन की स्टेट में चले जाएंगे। और किताब में भी मैंने लिखा, तो बच्चे जो है उन्होंने ढंग से तो पढ़ा नहीं लाइन को, और आधी अधूरी लाइन पढ़ के उनको लगता है कि नहीं नहीं हमने शायद गलत लिख दिया। ऐसा नहीं है, सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस कॉइन किए हैं गोल्ड के वो इन्होंने ही किए हैं, इंडो ग्रीक्स ने। लेकिन 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 इनके पास इतनी भी इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं थी कि ये धड़ल्ले से बहुत सारे गोल्ड के कॉइन्स जो है लॉन्च कर दें। अब एक तो हो गया कि इन्होंने कर दिया भैया थोड़े बहुते, है ना, 500,000 कॉइन कर दिए लॉन्च, तो इसका ये थोड़ी मतलब होगा कि इन्होंने जो है प्रचलन में चला दिया कि चलो सब लोग गोल्ड कॉइन इस्तेमाल करो, ऐसा थोड़ी था। लेकिन वहीं पे जब कुशानों की बात करेंगे तो उन्होंने तो भाई साहब धड़ल्ले से, उनकी तो इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग कर दी थी। और आप देखो कि कनिष्क के टाइम पे तो एकदम पीक पे पहुंच गई थी उनकी इकोनॉमी, क्योंकि उन्होंने तो सिल्क रूट को ही हड़प लिया पूरा का पूरा। वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे हड़पा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि उन्होंने धड़ल्ले से गोल्ड कॉइन्स को इस्तेमाल किया, तो इसलिए उनको अगर वाइड स्केल पे आप बोलोगे कि सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स पहली बार भारत के अंदर किसने किए, तो आप कुशान का नाम लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ पूछ दिया कि पहली बार किसने किया, तो फिर इंडो ग्रीक्स हो जाएगा। समझ गए? तो ये आप कंफ्यूज नहीं करेंगे इसमें। इसके बाद इन्होंने कौन से पार्ट पे जो है भारत के शासन किया, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आप कह सकते हैं। तो नॉर्थ वेस्टर्न अगर आप मैप देखते हैं तो इस तरफ का भाग हो गया, है ना, राजस्थान से भी ऊपर का। मैंने बताया ना अभी आपको, जो पाकिस्तान का अफगानिस्तान वाला एरिया जो है वो सारे का सारा इसका सेट बैठेगा, अगर आपको समझना है तो। ठीक है, तो ये मिनेंडर के कुछ कॉइन्स भी आपको दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे ये रहे मिनेंडर के कॉइन्स। तो ये आप थोड़ा सा इससे रिलेट कर पाएंगे कि इन्होंने किस टाइप के कॉइन्स जो है लॉन्च किए थे। ये गोल्ड वाले कॉइन्स जो है मैंने आपको दिखा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो एक कॉइन है, ये देखो कि मिनेंडर के साथ ये जो अगर ध्यान से देखो तो धम्मा चक्रा दिखा रखा है यहाँ पे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मान लो कि आज से कई सौ साल के बाद, अब पता नहीं ना कि क्या होना है यहाँ पे, मान लो कि सारे की सारी दुनिया नष्ट हो गई, इन्होंने न्यूक्लियर वेपन चला दिए, जो कर दिया है ना, सारा तबाह कर दिया। अब मान लो कि आगे कोई नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है, वो खोद खोद के देखेंगे तो उनको नीचे से सिक्के मिलेंगे भारत के, फिर उसमें वो देखेंगे अच्छा इन्होंने 4 शेर बना रखे हैं। पहले तो उनको लगेगा 3 ही शेर हैं, फिर बाद में उनमें से कोई दिमाग लगाएगा कि नहीं नहीं एक शेर पीछे भी है, अच्छा 4 हैं, फिर वहां पे चक्र दिखेगा सिक्कों के ऊपर। ऐसा हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल, है ना। वो तो ऐसे ही लोग बोलते रहते हैं कि नहीं सारी दुनिया में कब्जे में कर लूंगा, घंटा कब्जे में कर लोगे, है ना। चलो, अब इसके बाद जो है आप देखिए कैपिटल इनकी थी सियालकोट या शाकाल भी ये लोग कह देते थे, जो आप बोलना चाहें वो आप समझ सकते हैं। और ये सब चीजें जो हमें मिली हैं कि कहां पे मेंशन्ड है, एक फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट है मिलिंद पनाहो। मिनेंडर है तो उसी ने एक तरह से उसी से रिलेटेड है, इसी को मिनेंडर और इसी को मिलिंद गाबा, आप नाम याद रख लीजिएगा, है ना। आजकल तो वो बेचारा मूवी में नहीं दिखता, लेकिन मिलिंद गाबा से आपको ध्यान रखना है कि ये जो है मिलिंद पनाहो इसी की किताब है जिसमें हमें सारी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब लास्ट किंग जो है इंडो ग्रीक्स का वो हिसेट्रियस है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो डेमेट्रियस था वो पहली बार भारत आया था अलेक्जेंडर के बाद, मैंने बता ही दिया वो तो आपको कि इंडो ग्रीक्स जो है सबसे पहले भारत आए अलेक्जेंडर के बाद, और इसने यही तो डेमेट्रियस था जिसने अफगानिस्तान वाले एरिया पे कब्जा किया। तो वही तो मैं समझा चुका हूं आपको ऑलरेडी, ठीक है। और पहले लोग हैं जो गोल्ड कॉइन्स इशू कर रहे हैं, ये भी आपको समझना है। ये बातें मैंने सारी की सारी हिंदी में लिख दी, जो हिंदी वाले बालक हैं एक बार ही पढ़ लेंगे, कुछ नहीं है इसके अंदर, सब मैंने समझा दिया आपको। अब जो है इनके बारे में कुछ और चीजें भी पेपर में आ सकती हैं। कैसी चीजें आ सकती हैं? कंटेंट में दम दिख रहा है भाई? कौन कह रहा था कि कंटेंट में दम है नहीं? आज बताओ कंटेंट में दम दिख रहा है कि नहीं? ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं सबकी
दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप। अब मिलिट्री गवर्नरशिप में ये जो है अपने आर्मी लीडर्स को क्या बोला करते थे, कई बार पेपर में टर्मिनोलॉजी पूछ सकता है, तो स्ट्रेटेगोस बोलते थे, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेगोस किसको बोलते थे, आप सर्च करके देख लो गूगल पे, स्ट्रेटेगोस मीनिंग इन ग्रीक, तो आर्मी का लीडर को बोलते थे, तो यानी अपने गवर्नर्स को ये स्ट्रेटेगोस बोला करते थे। भारत के तो थे भी नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है जो इनका दिल करेगा वो बोलेंगे। फिर इसके एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो ग्रीक एम्बेसडर है हेलियोडोरस, ये हेलियोडोरस के बारे में मैं ऑलरेडी पीछे आपको समझा चुका हूं, है ना, कि मेरे को जल्दी से बताओ जितने भी लोग देख रहे हो कि किसके कोर्ट में आया था, नाइन्थ शुंग के कोर्ट में आया था, नाम बता दो उसका फटाफट से, है ना। तो इसने जो है भगवान विष्णु के ऑनर में एक गरुड़ ध्वज पिलर भी बनवाया है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ग्रीक्स पढ़ा रहा हूं तो इसलिए मैंने ये आपको बता दिया कि ग्रीक है ना। और सिकंदर भी एक तरह से मैसिडोनिया से आया था उस तरफ से, है ना, तो वो भी एक तरह से ग्रीक ही मान लीजिए। फिर इसके बाद देखिए कि जो टर्म है होरोशास्त्रा, होरोशास्त्र जो है ये एस्ट्रोलॉजी को डिपिक्ट करती है, और आज की डेट में जो आप होरोस्कोप सुनते हैं वो यही है, होरोशास्त्र से ही आया है। तो ग्रीक्स के साथ देखिए अपने जो ग्रीक गॉड्स हैं और इंडिया के गॉड्स हैं उनका भी बहुत सारा जो है आपको सेम सेम सा देखने को मिलेगा। मैंने बोला ना कि दोनों कल्चर जो है दोनों लगभग जो है सेम सेम से टाइप के हैं अगर आप देखेंगे ध्यान से तो। इसके बाद इंडो ग्रीक्स ने जो इंट्रोड्यूस किया हेलेनिस्टिक आर्ट ऑफ इंडिया जो है लॉन्च किया। हेलेनिस्टिक आर्ट का मतलब होता है गंधारा आर्ट, है ना। अब ये गंधारा आर्ट में अगर आप ध्यान से देखिए तो ये देखो ये क्या करते थे, हेयर जो बनाते थे वो करली बनाते थे, जैसे बुद्धा के हेयर बनाएंगे तो करली बनाएंगे। उसके बाद ये जो यहाँ पे ये बनाएंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत स्मूथ रहती थी इनकी आईब्रोज। आप देखो जरा, अगर आप थोड़ा सा फोटो को ध्यान से देखें तो बहुत तीखी, है ना। इसके बाद आईज जो है आधी खुली आधी क्लोज। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों, जब 2 पैक लगा दिए तो फिर आंखें पूरी खुलेंगी कैसे, है ना, ऐसे करके थोड़ी खुल जाएंगी, फिर तो यूं यूं करके घूरते रहेंगे, है ना, 2 साथ में चखना खा लिया थोड़ा सा, तो आंखें जो है आधी अधूरी खुली रहती थी। फिर इलोंगेटेड ईयर, कान ये छोटे नहीं रखते थे, इनको शायद हाथी जैसे कान चाहिए थे बड़े बड़े, है ना, तो ये बड़े सारे कान बना देते थे जिसके भी बनाते थे। और नोज तो भैया इतनी तीखी कि जैसे पेंसिल ना चुभा दो कहीं पे, है ना, अगर इसने अपनी नाक कहीं पे यूं रख ली तो वहीं पे यूं यूं लिख करके लिखना शुरू कर देगा, ऐसे तीखी नाक थी। पता नहीं किस लिए शाही की दवात में यूं नाक दो और यूं यूं करके लिख लो, पता नहीं किस लिए इतनी तीखी नाक रख रखी थी। उसके बाद जो फेस होता था नीचे से बहुत लंबा बनाते थे, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं गंधारा आर्ट, ठीक है भाई। यानी सब चीज जो है तीखी तीखी बनाने की चीज थी, पता नहीं इनको तीखी चीजों से क्या पसंद था, बट जो भी था तीखा तीखा इनको बहुत अच्छा लगता था, तो ये गंधारा आर्ट होगी, ठीक है भाई। एक इनको पर्दे लगाना भी बहुत अच्छा लगता था, पता नहीं यार क्या चल रहा है यहाँ पे, कभी तीखी नाक चल रही है कभी पर्दे लगा रहे हैं, चक्कर क्या है, पर्दे के पीछे क्या है भाई साहब, मुझे नहीं पता भाई, इनसे पूछ लो जाके क्या है पर्दे के पीछे। बट ये जो कर्टेन का सिस्टम इन्होंने शुरू किया था इसको बोलते थे यवनिका। यानी कि आपने देखा ना कोई शो होता है, पहले रामलीला में गए होगे जैसे, है ना, तो रामलीला हो रही है तो उसके बाद जो है पर्दा लग जाता था, इतने में जैसे ही पर्दा खुलता था चाची ताड़का ओ करती बाहर निकलती थी, है, घबरा जाते थे कि ये क्या कर दिया चाची ताड़का ने, वैसे वाले पर्दे समझ लो, उसको यवनिका बोलते थे, इन्होंने स्टार्ट किए थे भारत में। इसके बाद मोस्ट सक्सेसफुल एंड ग्रेटेस्ट इंडो ग्रीक मिनेंडर है, ये आपसे पूछ सकता है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये मैंने हिंदी में लिख दिया है, पढ़ लेना, कुछ नहीं है इसके अंदर, क्या समझाऊं इसमें कि गांधार कला क्या होती है वो सब बता दिया है यहाँ पे, है ना, सब चीजें समझा दी हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी कहानियां समझाता हूं और मजेदार कि कैसे क्या चीज हुई थी। अब यहाँ पे मैप जो मैं बना रहा हूं बहुत तगड़ा मैप है और इससे जो है आपको चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगी। अच्छा आपका योन योन मस्त है, ठीक है भाई, हाँ भागभद्र है उसका। अच्छा पिक्चर पीछे बहुत खतरनाक है, हाँ पिक्चरें तो बहुत खतरनाक है। अभी ये देखो, इसको देख के ही आप डर जाओगे। ये देखो ये मैंने बैक्टीरिया जैसा बना रखा है, इसके ये देख रहे हो पर से निकल रखे हैं, ये अभी ना उड़ जाए कहीं, तो ये बैक्टीरिया है, ठीक है। तो बैक्टीरियंस को मैंने बैक्टीरिया से डिनोट कर दिया, ऐसा समझ लो। मैं पता नहीं क्या क्या कुछ भी आइटम बनाता रहा, तो जो मेरा दिल करता है मैं वो बनाता हूँ, सीधी सी बात है ना। छोले कुलचे भटूरे जो मेरे से मर्जी बनवा लो, ठीक है। अब आप देखो कि अगर आप थोड़ा सा मैप को ढंग से देखोगे तो मैं आपको भारत का पहले पार्ट समझाता हूं। ये पूरा भारत तो है, लेकिन ये देख रहे हो ये एरिया, ये दिल्ली और नीचे फिर ये हैदराबाद मुंबई वाला, ये पूरा का पूरा एरिया है ना, मगध वाला एरिया, आप कोलकाता वगैरह वाला, ये बांग्लादेश का कुछ एरिया हो गया, तो ये सारा तो शुंग वाले जो है घेर के यहाँ पे बैठे हुए थे, यानी कि शुंग एम्पायर ये पूरा का पूरा है। जबकि मौर्यंस देखो कहां तक फैल रखे थे, यहां तक मौर्यंस फैल रखे थे, ये पूरा मौर्यंस थे। अब उनमें से सिर्फ इतने से रह गए हैं, तो ये हो गया शुंग, ठीक है भाई। अब मुद्दा क्या है, आपको मैंने पहले भी समझाया कि जब पावर जो होती है ना, पावर जो है सेंटर ऑफ पावर जब डाइवर्ट होता है तो सारा का सारा खेल बदलता है। सेंटर ऑफ पावर का मतलब है कि अगर किसी को दूसरा धकेलेगा तो फिर अगला उसको धकेलेगा, वो उससे अगला उसको धकेलेगा, ऐसे करके कि एरिया कम नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब आप समझना कि यहां पे ये टुकड़े से दिख रहे हैं, ये टुकड़े, ये वाले ये वाले ये वाले, ये जो है ना, ये कुछ आप ऐसे समझ लीजिए, यूं करके फिर यूं करके, ये जो है ये क्या है, वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना।
अब भाई साहब यहाँ चिंको ने क्या किया, चिंके आपको पता है कुछ ना कुछ आइटम करते ही रहते हैं, कभी ये कोरोना वायरस छोड़ देते हैं, कभी कोई वायरस छोड़ देते हैं, इनका पता ही है ना। सोचो, मैं तो ये कई बार ये हैरान होता हूँ, मैं कई बार मेरे को शॉर्ट्स वाली वीडियोस देखते हैं है ना, दिखा देते हैं घर वाले कि भैया ये देखो ये क्या खा रहे हैं, मैं तो हैरान रह जाता हूँ। कभी सांप को मारते हैं, उसका ब्लड निकालते हैं, कहते हैं कि भैया सेक्स पावर के लिए अच्छा होता है, घटक जाते हैं भाई। मैं देख रहा है हमारे घर में छिपकलियां घुसती हैं, सब लोग डंडा लेके घूमते हैं ना कि इसको जल्दी से निकालो, और ये चिंके क्या करते हैं, ये जैसी छिपकली देखी तो इनको क्या दिखता होगा, माई टूडेज फूड, आज का खाना, हड़प ले जल्दी से पकड़ ले इसको, आज बनाऊंगा मैं यही। बहुत अजीब अगरीब से है ना। अब अपने घर के आसपास बिल्ली दिखे तो फटाफट से भगाते हैं, ये भाई जल्दी से उसको लपकते होंगे, अरे आजा आज तेरे को बनाऊंगा मैं पकड़ के। तो इस तरीके से तो इनका हाल है। तो ये कुछ ना कुछ नई नई आइटम बनाते रहते हैं चिंके, है ना। तो अब यहाँ पे आप देखो कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसने बनवा दी, उस टाइम के जो राजा थे क्वीन शो हुआंग, है ना, ये इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये राजा ने जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनवाई थी, मौर्यंस के पीरियड के बाद की ही बात है। तो वो मैंने आपको एक शायद पहले वाली मॉर्यंस वाली स्लाइड में बताया था, जहां तक मेरे को याद आ रहा है ना, तो वो आप ध्यान रखना। अब ये जब इसने, आप सोचो कि जब किसी ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यहाँ पे बनवा दी, तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे बहुत सारी थी ट्राइबल एरिया, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये सारा का सारा जो युग चल रहा है ये ट्राइबल युग चल रहा है ना। यानी कि आप देखो कि जो वैदिक वाले भी लोग हैं वो भी तो ट्राइब से ही उठ के आ रहे हैं, है ना, कबीले हैं उस टाइम पे बहुत सारे। तो यहाँ पे कुल जो है ना, ये तिब्बत के ऊपर का एरिया लगभग आप देख लीजिए यहाँ वाला, है ना। तो यहाँ पे जो है पूरा का पूरा अगर हम देखेंगे तो 5 जो है ट्राइब्स यहाँ रहा करती थी। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब आप बोलेंगे, है ना, ये पूरा का पूरा यूची क्लैन है, जिसको बोलते थे 5 ट्राइब्स जो है मेजर थी, पूरे को अगर मिला दिया जाएगा तो यूची क्लैन हो गई। अब यहाँ पे जो सबसे फेमस हुआ करते थे वो हुआ करते थे कुशान्स, बहुत पावरफुल थे यहाँ पे कुशान्स। अब कुशान्स के ऊपर जो है प्रेशर क्रिएट होता है भैया, क्योंकि चाइना वाले इधर क्या कर रहे हैं, चाइना वाले इधर वॉल बना के बैठ गए हैं। अब ये ना तो उधर एक्सपेंड कर सकते हैं, तो अब कोई भी एम्बिशियस राजा आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भैया मेरे को तो एक्सपेंशन करनी है, तो वो इधर को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। अब जो वो इधर को एक्सपेंड करना शुरू किया तो यहां पे बैठे हैं सिंथिया। सिंथिया मतलब बोले तो साका रूलर, मैंने बताया ना आपको, शाकाल जिनको बोलते हैं, साका रूलर। तो आप देखो कि जब सिंथिया यहां बैठे हैं तो आप सोचो कि जब पावर का जो सेंटर है इसका, अगर सेंटर ये पावर का था, तो अगर इसने अपना सर्कल बढ़ाया तो सेंटर जो है पावर का इधर को शिफ्ट हुआ, उधर से इधर को शिफ्ट हुआ, है ना। तो जब पावर का सेंटर शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर प्रेशर बनेगा। तो इसने भाई ने क्या किया, इसने सोचा कि अच्छा अगर मेरा ये एरिया इसने हड़प लिया है पीछे वाले ने, तो मैं अगले का जो है इतना सा एरिया मैं हड़प लेता हूं, ऐसे समझ लीजिए आप, है ना। ठीक है, तो इसने मान लो कि इधर का एरिया हड़प लिया, इसको अपने साथ मिला लिया। तो इस तरीके से करते करते, ये बैक्टीरियंस कौन है, इंडो ग्रीक्स हैं, ठीक है भाई। तो यहां पे देखो कि धीरे धीरे ये जो है साकाज जो है इधर इंडो ग्रीक्स को लपेटते गए, और इधर जो है आप देखेंगे इस एरिया में जो साकाज आ गए, और ये जो है यूची क्लैन ये इस तरफ शिफ्ट हो गई। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा चलता रहता है। फिर जो है धीरे धीरे इधर पार्थियंस आए तो उन्होंने इनके साथ पंगे लेने शुरू कर दिए। फिर हम देखेंगे कि नई नई यूची वाले जो है और ज्यादा स्प्रेड करेंगे, तो वो पूरा का पूरा ऊपर का एरिया स्प्रेड कर लेंगे। इस तरीके से जो है सेंटर ऑफ पावर जब डाइवर्ट होता रहेगा तो यूची वाले जो है बढ़ते रहेंगे, और अल्टीमेटली जो कुशान्स की मैं बात कर रहा हूँ, कनिष्क की जो बात करता हूँ, वो यूची क्लैन का ही है भाई साहब। वो आप जो सोच रहे हो ना कि शायद भारत का है, तो वो नहीं है भारत का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो पूरा का पूरा एरिया रहेगा, ये जो ऊपर का एरिया देख रहे हो, जम्मू कश्मीर वगैरह वाला एरिया, लद्दाख का एरिया हो गया, या पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया हो गया, ये सारा का सारा जो है अल्टीमेटली कुशान्स जो है हड़प लेंगे, ये आपको समझना है, ठीक है भाई। चलिए, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि इंडो ग्रीक्स ने जब यहां आक्रमण किया तो शुंग वालों ने उनको अच्छा टक्कर दी थी, तो उनको जो है आगे नहीं बढ़ने दिया था, यहीं तक ही रोक लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं साकाज की, सिंथियंस की। अभी मैं सिंथियंस कौन है ये समझा के आपको आ रहा हूं। इतनी बड़ी रामायण गाथा मैंने सुना दी, आई होप कि आपको मजा आ गया होगा वो सुन के। बिल्कुल आपकी बात सही है कि कोई ड्यूटी पे भी हो सकता है, लेकिन उसका कारण मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि ये पेड क्लास है तो मैं इसको नहीं रख सकता हूं। वो उसका कारण मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं भाई, इसके लिए मेरे को मत करो फोर्स, है ना, क्योंकि कुछ चीज़ों को आपको समझना भी चाहिए। मैं बहुत एफर्ट्स कर रहा हूं, आप देखिए कि एक एक चीज़ के ऊपर कितना एफर्ट किया हुआ है। एक भी चीज़ आपकी छूट रही है क्लास के अंदर, आपको समझ आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा हाई क्वालिटी की। और ये लाइव जो चल रहा है बीच में बंद मत करना इसको, लाइव को। अगर कोई भी बच्चा इसको बंद करेगा तो फिर जो है वो बाद में चलेगा ही नहीं आपका। क्लास खत्म होने के बाद भी उसको बंद मत करना, चलते रहने देना, वो चल जाएगा आपका। अगर बीच में बंद करोगे, कुछ और चलाओगे फोन में, तो नहीं चलेगा। पूरी वीडियो देख लेना, ठीक है भाई। तो इतना आपको करना पड़ेगा। अब मैं क्या कर सकता हूं इस चीज के लिए, मैं मैक्सिमम अपने एफर्ट दे रहा हूं भाई। अब देखो जो शाकाज हैं, इन्होंने ओवरथ्रू कर दिया था ग्रीक्स को।
मैंने पहले ही बताया इंडो ग्रीक्स जो बैक्टीरियस थे, बैक्टीरिया जो बना रखा था, उनको जो है इन्होंने हटा दिया क्योंकि इनके ऊपर भी पीछे से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो ये आगे वाले पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और उसको हटा दिया और वहां का एरिया हड़प लिया। तो ये आप देखिए कि दे रेफर्ड एज सिंथियंस, तो शाकाज को जो है सिंथिया भी बोला जाता था। और भारत के अंदर जो है इन लोगों ने ऐसी इमेज बनाई थी कि सब लोगों को ऐसा ही लगता था कि जो भी फॉरेन से आ रहा है वो शाका है, शाकाल, उसको शाकाल बोल देते थे भारत के लोग, या शाका बोल देते थे, या साका, है ना। तो इनके ऐसी इमेज बन गई। वो देखा आपने को, एक मूवी भी थी मेरे को लगता है पहले, एक मूवी चला करती जिसमें वो गंजा सा होता था हाथ में, मगर मच पकड़ के कुछ ऐसा सही होता था ना, शकाल शकाल करता रहता था, तो वैसा सही आप समझ लीजिए। तो साकाज पोर्ड इनटू इंडिया थ्रू बोलन पास। अब ये जो अफगानिस्तान में देखिए कि इस तरफ जो है एक पास पड़ता है, बोलन पास पड़ता है अफगानिस्तान के एरिया के आसपास, है ना, एक खैबर पास है, एक बोलन पास है। इवन अफगानिस्तान के सिंध के आसपास का एरिया जो है वो बोलन पास वाला है ना। तो वो सिख एम्पायर में हम देखेंगे उसकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो दो दरवाजे हैं, एक बोलन पास वाला है और एक खैबर पास वाला है। कोई भी जो व्यक्ति एंटर करेगा इन दो ही जगहों से एंटर करेगा फॉरेन से, अगर भारत की तरफ एंटर करना है तो या तो बोलन वाले से करेगा या खैबर वाले से। खैबर वाला तो बहुत ही इजी बात है, लेकिन जो बोलन वाला है वो भैया बहुत ही गंदा रास्ता है। तो उसमें बहुत सारे अंग्रेज गए थे बोलन पास से, लुढ़क गए थे आधी से ज्यादा रास्ते में, है ना, एक ही बंदा वापस बचा था, ऐसे हाल हो गए थे बोलन पास पे। तो चलिए छोड़िए, उसकी बात बाद में करेंगे, बट मुद्दे की बात यह है कि ये बोलन पास के थ्रू ही आए थे भारत के अंदर, आपको ऐसे समझना है। और ये सारी की सारी कथाएं हमें पता कैसे लगती हैं, तो ये पतंजलि का जो महाभाष्य टेक्स्ट है उसके थ्रू हमें पता लगती है, समझ गए। यही पेपर में पूछा था, ये हैशटैग इंपॉर्टेंट लगा दिया, यही पेपर में पूछा था कि कौन से टेक्स्ट से इनके बारे में हमें पता लगता है, महाभाष्य से पता लगता है। होता क्या है, आप सोच रहे हो कि क्या पतंजलि उस टाइम तक जिंदा था, बात वो नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि जब पतंजलि था तो क्या उस टाइम पे शाकाज थे कि नहीं थे। बेशक से वो भारत में नहीं थे, लेकिन भारत की बाउंड्रीज पे तो बैठे थे ना, है ना। तो आप सोचो कि आज मैं बोलूं कि शी जिनपिंग के बारे में बताओ, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको पता है, क्योंकि भारत के उस तरफ जो चाइना में चिंका बैठा है शी जिनपिंग, पता नहीं होगा क्या। ऐसी जो है उस टाइम पे पतंजलि को भी पता था कि भैया शाकाल्स वहां पे बैठे हैं, तो उसने लिख दिया महाभाष्य में उनके बारे में, तो यहां से हमें पता लगता है। इसके बाद आप देखिए कि फर्स्ट साका किंग जो है वो कौन है, माउस है ना, माउस या फिर चूहा समझ लो, चूहे से आपको समझ में आ जाएगा कि चूहा शाका है ना। तो फिर ये इसको माउस को मोगा भी बोल देते हैं, चूहा जो है मोगले में चला गया, माउस जो है मोगली में चला गया, ये आपको समझना है, ठीक है। तो इनका जो मेन एस्टेब्लिशमेंट था पावर का वो गंधार के एरिया में था। गंधार से एक ही मेरे को नाम याद आता है, गंधार नरेश शकुनी का, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब जो माउस है दैट वाज सक्सीडेड बाय अजीज। अब इसके बाद कौन आता है, अजीज आता है ना। तो ये क्या करता है, ये और ज्यादा अपने एम्पायर को फैलाने की कोशिश करता है, और ये जो है नॉर्थ तक जो है पूरा का पूरा फैलाने की कोशिश करता है, नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है भाई। और यही लिखा है, माउस के बाद एजेज आया, उसने उत्तर भारत के अंतिम यूनानी राजा हिप्पोस्ट्रेटस पर सफलतापूर्वक हमला किया। यूनानी मतलब आप कह सकते हैं कि ग्रीक, है ना। तो ग्रीक्स का सफाया कर दिया इसने, अजीज ने आते ही, यानी कि यहां से ग्रीक्स का पूरा कल्चर खत्म हो गया और ये लोग पूरा का पूरा मेन पिक्चर में आ गए। अब देखिए कि इनका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टॉप नॉच रूलर अगर मैं बोलूंगा तो ये रुद्रदमन वन है, ठीक है। ये रहा, सिक्कों पे इसने अपनी फोटो बनवा रखी, यहां से आपको आइडिया लग जाएगा। रुद्रदमन वन 130 एडी से 150 एडी के बीच में ये रहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में एक खास बात कि जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन में जो है इसने अपने आप को क्या बोल रखा है कि भैया मैंने जो है सतवाहना को 2 बार हराया है और अपनी बेटी की शादी भी उधर कर रहा है, वो सब लिख रखा है, तो वहां से हमें पता लगता है। अच्छा, ये राजा जो है ये अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए तो जाना ही जाता है कि भैया बहुत अच्छा मिलिट्री का लीडर रहा है ये, लेकिन अपने पब्लिक वर्क्स के लिए भी जाना जाता है। ये भी इसके अलग अलग इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है। कहां से, जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन से पता लगता है। कहां से है ये इंस्क्रिप्शन, गुजरात से है, ठीक है, जो रुद्रदमन के बारे में पूरी की पूरी चीजें बताता है। और ये किस भाषा में लिखा हुआ, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ, इसीलिए हम इसको समझ पाए हैं। अब आप यहीं पे देखिए कि सुदर्शन लेक के बारे में मैंने आपको बताया था कि बनवाया तो किसने था, पुष्यगुप्त ने बनवाया था। और पुष्यगुप्त किसका कंटेम्परेरी है, किसका जनरल है, तो चंद्रगुप्त वाला हो गया, है ना। लेकिन उसके बाद जो है इसकी रिपेयर करवाता है अशोक। अशोक के बाद फिर से जो इसकी रिपेयर करवा रहा है वो रुद्रदमन वन करवा रहा है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था, यही है वो रुद्रदमन, है ना। साका किंग रुद्रदमन वन है जो इस पूरे के पूरे लेक की, सुदर्शन लेक की रिपेयर करवाता है। ये पेपर में हर साल ऐसा क्वेश्चन आता है। 3 इंफॉर्मेशन है सुदर्शन लेक के बारे में, तीनों आपको याद रखनी है, सीधा सीधा पेपर में आएंगी, ठीक है दोस्तों। एंड में करेंगे सबसे बात, अभी नहीं, एंड में करेंगे बात, है ना। जितनी भी प्रॉब्लम्स है मैं सारी सोल्व करके ही जाऊंगा, 15-20 मिनट तुम्हारे साथ बात करके ही जाऊंगा। अभी पूरा फोकस करो यहाँ पे पढ़ाई पे। इसके बाद आप देखिए अदर इंपॉर्टेंट साका रूलर्स इन इंडिया वर नहापना, है ना। और उसके बाद जो है उषावदेव, फिर घमातिका,
चष्टाना, ये अलग अलग जो है रूलर्स हैं उस टाइम के, याद करना चाहो करो, नहीं करना चाहो नहीं करो, है ना। नाहपना के बारे में तो मैंने बताया था, सतवाहनाज ने नाहपना को हराया था, याद कीजिए मैंने बताया था, है ना। इसके बाद जो है फर्स्ट शाका किंग मैं बता चुका हूं, माउस और मोगा, सीधा सीधा पूछेगा तो आप बता सकते हो पेपर में। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो शाकास थे इनको किसने हराया। शाकास जो अल्टीमेटली क्या बन गए थे, वकाटका डायनेस्टी बन गए थे, है ना। और इनको जो हराता कौन है, विक्रमादित्य हराता है। अब ये विक्रमादित्य कौन है इसके बारे में भी हम जानेंगे, है ना, कि विक्रमादित्य ने जो है इनको शाकास को हराया और यहां पे जो है विक्रम संवत एरा जो है स्टार्ट हो गया था। समझ गए, एक कैलेंडर है ना विक्रम संवत, आप पढ़ते होंगे, तो यहीं से इसकी विक्ट्री से, विक्रमादित्य की विक्ट्री से ही जो है विक्रम संवत स्टार्ट होता है। अब ये जो है गुप्ता एम्पायर के अंदर मैं बताऊंगा कि विक्रमादित्य कौन है और कैसे इसने हराया और क्या क्या खेल हुआ था, खूनी खेल, वो हम वहां पे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस ईरा को बोलते हैं विक्रम संवत। और इसका अगर कोई बीसी पूछ ले तो 57 बीसी, ये पेपर में आया है एक बार कि कौन से बीसी में, तो ये 57 बीसी की बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि कब स्टार्ट हुआ था। अब आप देखो कि जो साकाज हैं इनकी 5 ब्रांच हैं। 5 ब्रांच कौन कौन सी है वो आप देख लेते हैं। 4th सेंचुरी एडी के आसपास इन्होंने रूल किया है और इसके बाद जो है 5 ब्रांच जो है ये रही, ये आपके सामने। एक है अफगानिस्तान वाली ब्रांच जिसको कपीसा बोल देते हैं, एक है तक्षशिला वाली ब्रांच, मोटा मोटा पाकिस्तान आज की डेट में मान लो, एक मथुरा वाली होगी जो आज की डेट का उत्तर प्रदेश हो गया, एक अपर दक्कन हो गया। अपर दक्कन मतलब कि मोटा मोटा ये वाला जो पठार हो गया, दक्कन का पठार यहाँ पे हो गया, है ना। फिर एक हो गया उज्जैन वाला, तो ये दक्कन हो गया, ये उज्जैन हो गया, और बाकी तो मैंने बता ही दिया आपको, पाकिस्तान वगैरह वाला। और ये जो है यहाँ भी मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये 5 ब्रांचेस थी, अगर कोई पूछ ले तो बता सकते हो। अब इनके बाद कौन आते हैं, आप देखिए इनके बाद आते हैं पार्थियंस, पहलवाज। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है आपको पूरा का पूरा एक बताया था स्ट्रक्चर, अभी फिर से दिखाता हूं आपको। इन्होंने रिप्लेस कर दिया था शाकास को इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, बट कंट्रोल्ड एन एरिया मच स्मॉलर देन द शाकास, है ना। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही एरिया ले लिया था, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इन्होंने जरूर उसको वो कर दिया था खत्म। मैं दिखा देता हूं आप लोग को, ये रहे, आप देखिए ये रहे पार्थियंस। जब शाकास यहां पे राज कर रहे थे बहुत सारे एरिया में, है ना, आप समझिए कि ये सारा अफगानिस्तान पाकिस्तान शाकास के पास है। तो ये जो पार्थियंस आए और इन्होंने जो है यहां से एक एरिया हड़प लिया, आप ऐसा समझ सकते हैं। फिर इसके बाद जो शाकास और आगे बढ़ गए, तो ये जो एरिया पूरा का पूरा वकाटका के एरिया में आ जाएगा, है ना। तो यानी कि कुल मिला के जो है ये पूरा का पूरा एरिया जब ऐसे शिफ्ट होता गया तो वो कुछ ऐसा एरिया बन जाता है जो कि आज की डेट में आप देख सकते हैं, है ना। चलो वापस पीछे लेके चलता हूं आप लोग को। हाँ जी, अब मैं जो बात कर रहा हूँ पार्थियंस की, यहाँ पहलवाज जो हो गए उनकी बात कर रहा हूँ। 19 एडी से 26 एडी के बीच का इनका टाइम है। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ईरान के रहने वाले थे। अब उधर से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ईरान से ही आ रहे होंगे। और आप देखिए कि ईरान के साथ हमारे जो है ट्रेड रूट्स भी बहुत सारे थे और ये आ भी उधर से ही रहे हैं। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेसोपोटामिया वगैरह का याद कीजिए तो आपको चीज़ें और ज़्यादा लिंक होंगी कि अगर पिछले वाले कल्चर में मैं हड़प्पा वगैरह में चला जाऊँ तो मेसोपोटामिया सुमेर के साथ हमारे रिलेशन थे ट्रेड के। तो ये देखिए कि उठ उठ के वो लोग जो है यहाँ पे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से जो है इन्होंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया साकास को भारत के अंदर, लेकिन एरिया उतना नहीं लिया, थोड़ा से एरिया में ही ये थे, ये आपको समझना है। इसके बाद इनका अगर कोई फेमस पार्थियन किंग बोलेंगे तो सबसे फर्स्ट सेंचुरी के अंदर जो फेमस पार्थियन किंग है वो है गोंडा फर्नीस। ठीक है भाई, गोंडा फर्नीस, ये 19 एडी से 45 एडी के आसपास इसने राज किया। और ये पादरी को लेके आया था अपने साथ जिसका नाम था सेंट थॉमस। ये पेपर में पूछ सकते हैं कि किस पादरी को ये अपने साथ लेके आया, तो सेंट थॉमस को लेके आया था। कहां से था ये सेंट थॉमस, इजराइल से था और भारत के अंदर क्रिश्चियनिटी का विस्तार करने के लिए आया था भाई साहब। हर जगह पे आप देखिए कि यही चल रहा था, जो धर्म है और राज है, राज और धर्म जो है दोनों एक साथ चलते हैं, चाहे कहीं पे भी उठा के ले लो आप, हर जगह पे यही हाल चल रहा है। तो ये जो है नॉर्थ कोरिया में अलग बात है, वो मोटू सा चिंका जो है वो किसी की पूजा नहीं करने देता है, गोलू मोलू सा यूं यूं करके आता है। और अगर तुम कहीं पे भगवान की पूजा करते पाएगे तो उठा के ले जाएगा तुम्हें वो गोलू मोलू चिंका, है ना। वो क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ थोड़ा सा, वो नॉर्थ कोरिया वाला मोटा सा क्या नाम है, जल्दी से उसका नाम बता दो मेरे को। बोलो इनको भूख लग रही, मेरे को भी तो भूख लग रही है। क्लास लंबी है का क्या मतलब है, अभी थोड़ी चलेगी क्लास, आधा पौना घंटा और रुको अभी। तो ये जो है आप देखिए क्रिश्चियनिटी का विस्तार करने के लिए इसको लेके आया था। ये सीधा सीधा पेपर में आ सकता है और आया भी है शायद, तो इसको याद रखना। अब देखो कि पहलवाज रेस्ट्रिक्टेड देमसेल्व्स फॉर इशूइंग कॉपर कॉइन्स एंड इन रेयर इंस्टांस सिल्वर मनी, यानी कि इन्होंने कोई अलग से कोई गोल्ड वगैरह तो नहीं यूज किया कॉइन्स के अंदर, लेकिन इन्होंने कॉपर के, तांबे के सिक्के और जो है कुछ कुछ जगह पे सिल्वर के यूज किए हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं किए, ये आपको ध्यान रखना है। किम जोंग, यस यस, करेक्ट हो आप, करेक्ट हो। द कॉइन्स ऑफ पार्थियन किंग्स बियर द टाइटल धर्मिया। अगर कोई पूछ ले कि पार्थियन जो राजा थे या फिर पहलवाज थे, उनके सिक्कों के ऊपर जो टाइटल लिखा था इन राजाओं का वो क्या था, तो धर्मिया लिखा था, जिसका मतलब है कि ये रिलीजियस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोंडा फर्नीस के बाद जो है कोई इनका एम्पायर बहुत ज्यादा तगड़ा नहीं रहा था और ऊपर से कुशान तो चलते ही आ रहे थे, यूची ट्राइब, है ना, आपको ध्यान ही है।
तो यूचियों ने आके तबाही मचाई नीचे और इनको लुढ़काना शुरू कर दिया। तो इनको जब लुढ़का दिया तो आप देखिए कि कुशानों का यहाँ पे राज हो जाएगा। और कौन सा कुशान आया था? तो कुजूला कैडफाइसिस आया था। काजू से मैं इसको याद रखता हूँ। तो कुजूला कैडफाइसिस ने जो है नॉर्थर्न वेस्टर्न इंडिया जो है उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी। अगर मैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के एरिया की बात कर रहा हूँ, वो भारत ही था भाई साहब। कुछ लोग ये क्वेश्चन रेज कर देते हैं कि सर आप बताओ कि जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट है या पाकिस्तान का, है ना? तो अगर ये बोल दूं कि नहीं नहीं वो पाकिस्तान का पार्ट है तो कितना वियर्ड बात है। मैं तो उल्टा ये बोल रहा हूं कि पाकिस्तान भी भारत का ही पार्ट है। अगर थोड़ा सा इसको वैसे वर्षा करने की सोचे तो हम अखंड भारत की बात करें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान भी भारत का ही पार्ट है भाई साहब। तो आप तो उल्टा बोल रहे हो, मैं तो सीधे तरीके से रियल बात आपको बोल रहा हूं। ठीक है, चलो अब आप देखिए कि नेक्स्ट आपके आते हैं कुशान्स। अब ये कुशान्स देखो कि कहां से घुस जाते हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि ऊपर से चलती आ रही थी यूची ट्राइब और यहां से जो है ये भारत के अंदर घुस जाएंगे। इस तरीके से ये जो है पूरा का पूरा भारत के अंदर एम्पायर बनाएंगे, कुशान एम्पायर। अब ये जो है कुशान कौन सी ट्राइब से? यूचीज से, या फिर इसी ट्राइब को बोल देते हैं टोचारियन। टुच्चे मत बोल देना, है ना? टुच्चे और लुच्चे नहीं थे, टोचारियन थे। ये आपको ध्यान रखना है। पढ़ो भाई पढ़ो भी। हाँ ठीक है, आज की हो जाएगी, प्राइवेट हो जाएगी। चलो, ये जो है यूची या फिर टुचारियंस बोल सकते हो इनको, ये इंपॉर्टेंट है। फिर कुशान्स वर वन ऑफ द 5 यूची क्लैंस ऑफ सेंट्रल एशिया। ये मैं 10 बार आपको बता चुका हूँ कि सेंट्रल एशिया में 5 बड़ी बड़ी क्लैंस थी, जिसमें से ये जो यूची क्लैन है ये सबसे बड़ी थी और उसी का पार्ट ये थे। ठीक है, यानी कि कुशान्स थे। ठीक है, यूची क्लैन तो पूरी की पूरी थी, उसमें 5 क्लैंस आती हैं जिसमें सबसे बड़े कुशान्स आप बोल सकते हो। तभी तो इतना ज्यादा राज करने आ गए। ये जो आए हैं नॉर्थ सेंट्रल एशिया से आए हैं, चाइना के पास से, मोटा मोटा चाइना के पास से आए हैं, ये आपको समझना है ना? जब नॉर्थ में जाते हैं तो वहीं से आए हैं। वही तो मैंने अभी आपको दिखाया था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उधर बन गई थी तो ये ऊपर ही थे, फिर इन्होंने इस तरफ आना शुरू कर दिया। तो ऐसे आपको समझना है। अब ये कौन कौन से एरिया में रहे थे आपको ये समझना है। तो कुछ पोर्शन इनके पास ईरान का था, अफगानिस्तान का था, पाकिस्तान का था और ऑलमोस्ट होल नॉर्थ इंडिया तो इन्हीं के कब्जे में था। ऐसा करके इनका मैप हुआ करता था। अब ये जो है इन्होंने पार्थियंस को नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रिप्लेस किया था, ये बात भी मैं अभी आपको समझा चुका हूं। और उसके बाद एक्सपेंड किया था लोअर इंडस बेसिन तक एंड अपर मिडल ऑफ द गंगेटिक बेसिन। अब ये मैं क्यों लिखा है और क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये पेपर में आ सकता है कि इनका जो राजपाट है रिवर्स के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है। तो गंगा के तो ऊपर था और इंडस के नीचे वाला एरिया भी इनका था और साथ में कुछ ईरान वाला एरिया इनके पास था, अफगानिस्तान पाकिस्तान का एरिया इनके पास था। और किसको रिप्लेस किया था? पार्थियंस को रिप्लेस किया था। सीधी सीधी सी बात है, अगर इतनी भी बात समझ नहीं आ रही तो कुछ ना हो सकता था। उसके बाद अब देखो कि कुशान्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की आके। अब इन्होंने इतना बड़ा देखो एरिया तो बना लिया, लेकिन इनको इतनी समझ थी क्योंकि ये उस जगह से रहे थे, ट्रेड रूट वाली जगह से आ रहे थे। इन्होंने सोचा कि भैया एक पूरा ट्रेड रूट होता था उस टाइम पे, सिल्क रूट जिसको बोलते हैं। मैं अभी सिल्क रूट के बारे में भी बात बताऊंगा आप लोगों को। नहीं, रिकॉर्डेड नहीं होगी, ये सिर्फ लाइव होगी। तो सिल्क रूट की भी मैं बात बता देता हूँ। सिल्क रूट एक ऐसा रूट होता था जिसपे पूरे रूट के ऊपर ना ट्रेड होता था, यानी कि इस तरफ से यूरोप जाने का रास्ता था पूरे का पूरा, भारत से यूरोप जाने का या फिर चाइना से यूरोप जाने का, अगर मोटा मोटा मैं बोलूँ। पूरा एरिया ऐसा था। अभी जैसे वन बेल्ट वन रोड जो चाइना बना रहा है वो यही बनाने की कोशिश कर रहा है, उसी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो इस पूरे पे व्यापारी चला करते थे। इन्होंने क्या सोचा? इन्होंने सोचा अगर इस पूरे के पूरे रोड पे हमारा कब्जा हो जाए तो कितना सही हो जाए। तो वो इन्होंने करने की कोशिश की। अभी मैं सिल्क रूट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। अभी ये जो है इनका इनकम का सोर्स बन गया, ये आपको समझना है। अब इसके बारे में अभी मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा। आप सोचो कि इनका जो कुजुला कैडफाइसिस था उसी ने जो यहाँ पे आके ये सब शुरू किया, काजू ने, है ना, कुजुला कैडफाइसिस ने। अब इसने कॉपर के इमिटेशन वाले रोमन कॉइन्स जो यहाँ पे चलाए थे, है ना, रोमन इमिटेशन वाले जो है, रोमन लोगों की इमिटेशन वाले कॉपर के कॉइन चलाए थे। ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहले इसने। उसके बाद आप देखिए कि जो डायनेस्टी का फाउंडर है वो भी कुजुला कैडफाइसिस 1 ही माना जाएगा। कैडफाइसिस 1 कह लो या कुजुला कैडफाइसिस कह लो, एक ही बात है। ठीक है काजू ही। ये कैसे याद रखना है इसको? काजू से ही याद रखना है। काजू है इसका फाउंडर। ठीक है दोस्त। उसके बाद ये फर्स्ट रूलर थे इंडिया में टू रेज गोल्ड कॉइन्स ऑन वाइड स्केल। ये देखो जो मैंने अभी आपको बात बताई थी कि गोल्ड कॉइन इन्होंने भी रेज किए। अब आप बोलते हो कि सर आपने लिख दिया कि इन्होंने सबसे ज्यादा फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स लॉन्च किए, लेकिन आपने एक चीज ध्यान नहीं दी कि मैंने यहां पे लिखा क्या हुआ। मैंने लिखा हुआ वाइड स्केल पे भाई साहब। अब वाइड स्केल क्यों कर पाए? सिल्क रूट की वजह से कर पाए। ये सिल्क रूट के बारे में बताता हूं कि क्यों ये इतना ज्यादा जो है वाइड स्केल कर पाए। इसके पीछे कारण ये था भाई साहब, ये देखो ये होता था उस टाइम का सिल्क रूट। आप देखो कि भारत कहां पे है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा एरिया जो भारत का दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा भारत का एक तरह से हो गया। ये भी नहीं आप बोल सकते एक्चुअली में भारत, तो अगर मैं देखूं तो ये हो गया अफगानिस्तान तक का एरिया। ये पूरा जो है उस टाइम पे भारत हुआ करता था। ठीक है, अखंड भारत हो गया।
ऐसे समझिए। अब ये जो है आप सोचो सिल्क रूट बना कहां से कहां तक है, ये देखो ये चाइना है, तो चाइना से चलता चलता ये सिल्क रूट देखिए कि इस तरीके से चलता चलता जो है यहां पे आप देखो कहां पे भारत को भी टच कर रहा है ना। यहां से हटा देता हूं एक बार इस पूरी चीज को। आप सोचो कि ये जो चलता चलता जो आ रहा है तजाकिस्तान को भी टच कर रहा है, किर्गिस्तान को भी ले रहा है, चाइना को भी बीच में ले रहा है, और साथ में आप देखिए कि ये पूरा का पूरा जब भारत था तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान सब भारत ही तो है, तो यहाँ पे यानी कि भारत भी इसी के साथ अटैच हो गए सिल्क रूट में। और इधर अफगानिस्तान का एरिया लेते हैं तो ये भी देखिए अफगानिस्तान भी सीधा सीधा टच में आ रहा है ना। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा ट्रेड रूट आगे बढ़ता बढ़ता आप देखो कि ईरान में गया, ये ईरान आ गया, और ईरान के बाद फिर इराक में गया, इराक से फिर सीरिया, सीरिया से होते होते टर्की में आया, टर्की से होते होते आप देखो ये ग्रीस में पहुंच गया, ये ग्रीस है, और ग्रीस से फिर आगे देखिए कि समुद्र के रास्ते से ये इटली जा रहा है, यानी कि यूरोप में एंटर कर रहा है भाई साहब। यहां से ये इटली कहां पड़ रहा है, यूरोप में पड़ रहा है। इस तरफ देखिए कि जर्मनी वगैरह है ना, इंग्लैंड वगैरह सब आ जाएंगे इस तरफ। तो अंग्रेज इसी तरफ से जो है भारत जो है एक तरह से आने की कोशिश कर रहे थे और पूरा का पूरा हड़पने की कोशिश कर रहे थे। ये पूरा का पूरा सिल्क रूट हुआ करता था। अब ये आप समझो कि अगर इस पूरे के पूरे रूट को कब्जा कर लिया जाए तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, मैं बताता हूं कि क्या लॉजिक है। सोचो अगर यहां पे ये पूरा का पूरा इतने एरिया के उसके ऊपर सॉरी इतने एरिया के ऊपर अगर जो है कुषाण इसके ऊपर राजपाट स्थापित कर लेते, बोलते कि नहीं ये सिल्क रूट जो हमारा है, तो मेरे को एक बात बताओ कि जो व्यापारी भारत से जाएगा वो किसके पास जाएगा, इस रूट पे जाना है तो कुषाण ने अपने बंदे अपनी आर्मी खड़ी कर रखी है, उसको कुषाण के पास जाना पड़ेगा। और कनिष्क ने तो और ज्यादा इसको एक्सपेंड कर दिया था, है ना। तो कुषाण के पास जाना पड़ेगा। उधर चाइना वाला अगर इधर आना चाहता है तो उसको भी कुषाण के पास जाना पड़ेगा। यानी कि वो कुषाण क्या बोलेगा कि मैं इस रूट पे तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, अगर तुम्हें इस रूट पे जाना है, इस रूट पे जाना है तुम्हें ट्रेड करने के लिए, व्यापारी को बोलेगा कि मेरे को पैसे देके जाओ, टैक्स देके जाओ, कस्टम ड्यूटी देके जाओ। अब वो इतने सारे व्यापारी अगर इस रूट से जा रहे हैं, भारत से भी, चाइना से भी, है ना, और ऊपर वाली कंट्रीज से भी, आप देखिए कितनी सारी कंट्रीज हैं ऊपर, है ना। तो आप सोचो कि अगर हर व्यापारी से कुषाण पैसे ले रहे थे तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कितने अमीर ये हो गए होंगे। इसीलिए सिर्फ इसीलिए सिल्क रूट के ऊपर इन्होंने बहुत फोकस किया कि सिल्क रूट को ही अपने शिकंजे में ले लो, ट्रेड रूट को शिकंजे में ले लो, ताकि अपने पास गोल्ड कॉइन्स इकट्ठे हो जाए। इसीलिए इन्होंने वाइड स्केल पे गोल्ड कॉइन्स को जो है लॉन्च किया। ये पूरी की पूरी इसकी ट्रेड रूट की कहानी है। आई होप कि कहानी जो है तुम्हारे दिमाग में घुस गई होगी। मजा आया कि नहीं आया? आया मजा? टैक्स सिस्टम बिल्कुल सही बात है आप लोगों की। ठीक है दोस्तों, लगभग हम एंड की तरफ हैं इस सेशन के, है ना। आप देखो कि नेक्स्ट सक्सेसर काजू के बाद कौन सा आता है, विम बार आ जाता है। काजू के बाद कौन सा आता है, वीमा कैडफाइसिस। अब तुमने बर्तन में काजू खा लिए, बर्तन हो गया गंदा, उसको किससे याद करोगे, उसको धोना किससे है, उसको धोना है आपको विम बार से भाई साहब, विम बार की टिकिया से बर्तन को धो देना, तो अपना आ गया वीमा कैडफाइसिस। अब यानी जिसको कैडफाइसिस 2 भी बोल सकते हो। 50 से 78 एडी के बीच का इसका राज है। ठीक है, मोटा मोटा कुषाण का राज देखोगे तो 30 से 375 एडी तक का है, बहुत लंबा राज है। लेकिन इसका देखिए मोटा मोटा 350 साल ही हो गया यार इनका, तो राज बहुत लंबा राजपाट चला इनका, है ना। तो ये जो है आप देखिए कि 50 से 78 एडी की बात हो रही है अभी, तो 50 से 78 एडी की, समझ रहे हो। तो कैडफाइसिस 2 आया, इसने सबसे पहले आके नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में मथुरा पे कब्जा किया, समझना, मथुरा पे कब्जा किया। यानी कि जब ये भारत के अंदर आया तो इसने आके यहाँ पे, ये रहा मथुरा आपका, तो ये देखो ये जितना भी दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा कुषाण एम्पायर है, ये दिख रहा है आपको, ये सारा कुषाण एम्पायर है। तो ये जो है इसने जब आया तो मथुरा पे भी कब्जा कर लिया, यानी कि मथुरा तक अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है इन्होंने बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स को लॉन्च किया, और साथ में जो है इसने क्या बोला कि कुषाण की मॉनेटरी पॉलिसी को एक तरह से डिपिक्ट करने के लिए और गोल्ड कॉइन्स को लॉन्च किया, वो तो है ही है, लेकिन साथ में अपने आप को एक टाइटल भी दिया। एक टाइटल इसने क्या दिया खुद को, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का राजा एक तरह से, या दुनिया का भगवान कह सकते हो, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड बोल दिया खुद को, यानी कि महेश्वर। अगर सीधा सीधा कोई पूछ ले टाइटल तो महेश्वर दिया खुद को टाइटल, ये आपसे पूछ सकता है। तो विम बार ने खुद को क्या टाइटल दिया, महेश्वर टाइटल दिया, या लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड टाइटल दिया वीमा कैडफाइसिस ने, या कैडफाइसिस 2 ने। ठीक है दोस्त, ये हिंदी में लिख दिया। ये इसके इनके जो है गोल्ड कॉइन्स आप देख सकते हैं, इस तरह के इनके जो है गोल्ड कॉइन्स होते थे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर देखो, ये तो बहुत लंबा था कुषाणों का राज, अब इतना कुषाण को पढ़ने लग गए तो हो गया हमारा काम, है ना। 300 साढ़े 300 साल अपने को नहीं पढ़ना है, अपने को केवल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, जो मोटा मोटा आ सकता है एग्जाम में। अब या तो विमा तक आएगा, है ना, कैडफाइस काजूल आएगा, या फिर विम बार आएगा, या फिर
कुशांश के अंदर कनिष्क आएगा। यही तीन जो है इनके मेजर इंपॉर्टेंट रूलर हैं, इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ हो आपसे पूछेगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो 78 से 144 एडी तक रहा, बहुत लंबा राजपाट इसका रहा। ये तो देखिए बहुत ही लंबा हो गया है ना, 50 साल से भी ऊपर हो गया, 60-70 साल का। भाई रे मजे करके गए ये आदमी तो, है ना। तो कनिष्क रहा, इसको सेकंड अशोक का नाम भी दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, कनिष्क को सेकंड अशोक भी बोला जाता है। एक मूर्ति मिली थी, एक मूर्ति मिली है इस तरीके की, है ना। तो ये जो है इसका सर कटा हुआ है। ये सारी की सारी जो मूर्ति मिली है, अब देखो कट कुट गया होगा उस टाइम पे, जो हो गया होगा, नीचे से तो मिल रही है ना। तो ये जो है ये कनिष्क की है मूर्ति, ये आपको ध्यान रखना। अगर कहीं पे भी पेपर में आ जाए कि बिन मुंडी वाली मूर्ति अगर बोलो, है ना, बिन मुंडी वाला धड़ मिल गया, तो समझ लेना कि इसी का है, ठीक है। अब ये देखो कि यहां पे होता क्या है, साका एरा की शुरुआत होती है 78 एडी में। अब आप सोचेंगे कि ये क्या फालतू की बात हुई, शाकाल तो गए यहां से, साकाज का तो कब का ये अंत कर चुके हैं, है ना। और इतने बड़े वाइड स्केल पे तो वो है भी नहीं, अगर है भी है तो, है ना, तो वो तो बहुत छोटे से। तो साका एरा की यहां से शुरुआत का क्या मतलब होता है, सो ध्यान से समझिए इस चीज को। साका एरा का यहां पे मतलब ये है कि जब भी भारत के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता था, तो भारतीय लोग उसको शाकाल ही बोलते थे या साका ही बोलते थे। तो क्योंकि यहाँ पे इसका जो है पूरा का पूरा राजपाट एकदम पीक पे पहुंच गया था, है ना, वर्चस्व उसका जो पीक पे था, और इसने जो है एक तरह से आप कह लीजिए कि एक एरा की शुरुआत की, एक कैलेंडर की शुरुआत की, जिसको इसने साका एरा बोल दिया। तो 78 एडी को जो है भारतीयों ने उसको साका एरा बोलना शुरू कर दिया है। इसने तो शुरू किया होगा मान लो एक कैलेंडर, तो भारतीयों ने उसको साका बोल दिया। वो सबको शाकाल ही समझते थे, यही समझना है आपको बात, ठीक है। और इसने खुद को एक टाइटल दिया देवपुत्र के नाम से, तो कोई पूछे तो आप बता देना, ठीक है। अब ये स्टैचू जो मिला है इसका, ये कहां से मिला है हमें, ये मथुरा से मिला है, यानी कि ये मथुरा तक स्प्रेडेड थे, ये तो हमें यहाँ से पता लगता है। इसके बाद एक चीज मैंने और आप लोगों को बताई थी, जब मैंने बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में बताया था, तो मैंने बोला था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो इसी ने ऑर्गेनाइज करवाई थी। और मेरे को आपसे ये जानना है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था, सबसे बड़ा इवेंट, है ना, क्या हुआ था, जल्दी से बताइए। और उसको पेट्रोनाइज इसी ने करवाया था, है ना, पेट्रोनाइज इसी ने किया था। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये इसी ने करवाई थी, ये आप ध्यान रखना। अश्व घोष का नाम था उसमें, मैंने आपको बताया भी था। अब आपसे पूछता हूं कि क्या हुआ था उसमें। बिल्कुल मथुरा के म्यूजियम में, बिल्कुल आप करेक्ट बोल रहे हैं। जल्दी से मुझे यह बताओ जो मैं आपसे अभी पूछ रहा हूं, कि जो इसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या ऐसा हुआ था जो इंपॉर्टेंट था, है ना, बुद्ध धर्म के साथ क्या हुआ था। अब मैंने बता दिया ये फर्स्ट थे टू इशू गोल्ड कॉइन्स, यहां पे लिख लो ऑन वाइड स्केल, ऑन वाइड स्केल, यहां से आपको चीज याद रहेगी। इसके बाद देखिए कि इसने एक एरा की शुरुआत की है 78 एडी में, जिसको आपने बोला है साका एरा, ठीक है। इसने जो साका एरा का शुरू किया वो मैंने बता दिया कि थे नहीं शाकाल, ये तो कुशांश थे, लोगों ने इसको साका बोलना शुरू कर दिया, तो साका एरा हो गया। और यही जो साका एरा है, इसी को भारत की गवर्नमेंट ऑफिशियली जो है कंसीडर करती है भैया। 78 एडी से ही हमारा पूरा का पूरा जो है एक रेफरेंस ले रखा है इस साका एरिया को, तो भारत की गवर्नमेंट भी इसी एरा को फॉलो करती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोल रहे हैं भाई, हीनयान महायान में कन्वर्ट हो गया था, बिल्कुल सही बात है। कि जो इसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी उसमें क्या हुआ था, उसमें जो है डिवीजन हो गई थी। मैं लिख देता हूं यहां पे ताकि ध्यान रहेगा आपको। एक तो बन गया था हीनयान और एक बन गया था आपका महायान, ठीक है दोस्त। तो ये आपको ध्यान रहेगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, सीधा मैंने यहीं पे लिख दिया। अच्छा, इसके कोर्ट के अंदर एक और फिजिशियन था बहुत तगड़ा। फिजिशियन बोले तो कौन था, चरक। चरक संहिता का तो नाम आपने सुना होगा। तो यहां पे जो है इसका फिजिशियन, बहुत बड़ा फिजिशियन इसके पास था, कनिष्क के पास, वो था चरक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं ये पूछता हूं जीवक किसके कोर्ट में था। जीवक भी था एक बहुत बड़ा फिजिशियन, आप याद कीजिए, जॉन्डिस का इलाज करके आया था किसी का, चंद प्रद्योत का, याद करो, है ना। तो वो किसकी कोर्ट में था ये बताओ। चरक जो है वो कनिष्क की कोर्ट में है, और जीवक किसकी कोर्ट में, जल्दी से मेरे को बता दो। फिर आप देखिए कि इसने गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को भी बहुत ज्यादा पैट्रोनेज किया। और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि क्या होता है, ये तीखे तीखे से सब चीजें बनाते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता के आया था कि इनको तीखा तीखा ही क्यों पसंद था, है ना। पहले वाले भी यही गांधार आर्ट कर रहे थे, और इसने भी जो है गांधार आर्ट को ही प्रमोट किया, है ना। इंडो ग्रीक्स में भी हमें यही चीज देखने को मिली, और ये भी जो है गांधार आर्ट को ही प्रमोट कर रहे थे। इसके बाद देखिए कि कनिष्क जो है, इसके जितने भी रूलर होते थे, खुद को उन्होंने टाइटल दे रखा था एक, वो क्या टाइटल दे रखा था, शाह नो शाही, शानो शाही, है ना, शानो शाही जो है टाइटल इन्होंने खुद को दे रखा था। बिल्कुल बिंबिसार की कोर्ट में जो था वो जीवक था, और जो चरक था वो कनिष्क की कोर्ट में था। ये दोनों में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है ना। मेरे को भी हो जाती थी पहले अपने टाइम में, अब तो याद हो गया इतनी सारी चीजें, लेकिन फिर भी जो है कई बार बच्चे को कंफ्यूजन हो जाती है। तो ध्यान रखना कि जीवक जो है वो बिंबिसार की कोर्ट में, जो चंद प्रद्योत के जॉन्डिस का इलाज करके आ रहा था, है ना। और इधर जो चरक है, चरक संहिता से याद रखना है ना, चरक ने तो बहुत कुछ लिखा है भाई साहब आयुर्वेदा के बारे में। तो चरक जो है फिजिशियन किसके कोर्ट में, कनिष्क की कोर्ट में, ये
दोनों का दिमाग आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये सारा मैंने हिंदी में लिख दिया, तो हिंदी वाले बस इसको एक बार रीड आउट मार लेंगे तो अब आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब देखिए कि कुशांस ने जो है मोर्चुरी टेम्पल्स बनाए थे, उन टेम्पल्स को उन्होंने क्या नाम दिया? देवकुलाज दिया, ठीक है। देवकुलाज जो है उन टेम्पल को इन्होंने नाम दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, देवकुलाज। अब कुशांस का जो एम्पायर था वो स्ट्रिप्स में डिवाइडेड था, अलग अलग जैसे पट्टियां होती है ना, ऐसे इन्होंने पट्टियां बना के जो है पूरे के पूरे एम्पायर को डिवाइड कर रखा था। क्योंकि आप देखो कोई राज्य बनाएगा, है ना, कोई जो है प्रोविंस बोलेगा उस चीज को, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ, इन्होंने पट्टियां बोल दिया, तो इन्होंने बोला कि ये पट्टी इस राज्य है, ये है, ये है, ऐसे करके इन्होंने डिवाइड कर रखा था। द एम्पायर ऑफ कनिष्क वाज स्प्रेड ओवर। अब ये कनिष्क का एम्पायर कहाँ कहाँ पे स्प्रेड था? 5 कंट्रियों में इसका जो है एम्पायर स्प्रेड था। बहुत महान राजा हुआ है कुशानों का, है ना। रशिया में देखो, पूरा रशिया, अब रशियन वगैरह भैया दिमाग में उल्टी पुल्टी चीजें ज्यादा चलती है रशिया का बोलते ही, है ना, तो फालतू की चीज मत चलाओ। रशिया में पुतिन भी तो है, तुम्हें दिमाग में उल्टी चीज ही क्यों आती है जब भी मैं कोई ऐसी चीज बोलता हूं तो, ठीक है। तो रशिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान बोले तो अफीम की खेती है, और इधर ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया और इंडिया हो गया। ये 5 कंट्री ऐसी थी जिनका मैक्सिमम एरिया, पूरा एरिया नहीं बोल रहा हूं, है ना, पूरा भारत थोड़ी कनिष्क के अंडर था, ये तो नॉर्थ में ही रहा था, पर इसने जो है काफी एरिया जो है इन 5 कंट्रीज के अपने अंडर कर रखे थे। वो आप देख भी सकते हो यहाँ पे, ये पूरा दिख रहा है आपको, ये रहा, ये पूरा कनिष्क का राज है। यहाँ देखो ये भारत का एरिया इसने पूरा का पूरा नीचे तक कवर कर लिया था, काफी हद तक इसने कवर कर रखा था, ठीक है। और अफगानिस्तान तो था ही यहाँ पे, और पाकिस्तान इधर है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और आगे चलोगे तो उधर ईरान आ जाएगा, ठीक है, इधर जो है रशिया आ जाएगा। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मोटा मोटा इसने लगभग हर कंट्री को जो आसपास की थी उसको कवर कर रखा है। चलो ये बता दिया। इसके बाद आप देखिए कि इन्होंने 2 कैपिटल बना रखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो थी मथुरा, ये दिख रही है आपको, ये है एक मेन कैपिटल, और दूसरी कैपिटल है पुरुषपुर। अब ये जो पुरुषपुर है इसको एक और नाम आप दे सकते हो, पुरुषपुर जो है इसको ही पेशावर बोला जाता है आज की डेट में। तो ये पहली कैपिटल हो गई, और मथुरा जो है वो सेकंड कैपिटल होगी। ये मैंने अब मार्क कर दिया है, तो यहां पे रहेगा तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है दोस्तों। पुरुषपुर यानी कि पेशावर जो है, जो कि आज की डेट में आप सोचो कि पेशावर कहां पड़ता है? अफगानिस्तान के आसपास। बहुत मुश्किल है पेशावर को जीतना, है ना, बहुत लोगों ने कोशिश की, तो वही मैं आपको सिख एम्पायर जब बताऊंगा तो वहां पे पढ़ाऊंगा कि कैसे उसको जीता। बट मुद्दे की बात यह है कि पुरुषपुर जो है, पेशावर जो है, वो इनकी फर्स्ट कैपिटल थी, और मथुरा को बाद में जीता है, तो मथुरा को सेकंड कैपिटल इन लोगों ने बनाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पेपर में आ चुका है कि इनकी फर्स्ट कैपिटल थी पेशावर और सेकंड कैपिटल थी मथुरा, ये आएगा। इसके बाद देखिए कि ही इरेक्टेड ए मोनेस्ट्री स्तूपा एट पेशावर। तो पेशावर के अंदर इसने जो है एक मोनेस्ट्री या स्तूपा भी बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बुद्धिज्म को प्रमोट करने लग गया तो बनवाएगा ही। ही वॉज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। तो आर्ट एंड लिटरेचर इसको पसंद थी। आप देखिए गंधारा आर्ट को भी प्रमोट कर रहा है, तो वहां से ही हमें इस चीज का पता लगता है। इसके अलावा आप देखिए कि अगर कोई पूछ ले कि नीचे जमीन से ना एक टोपरक कला मिला है, बहुत बड़ा टोपरक कला। अब ये क्या है? कुशान पैलेस था उस टाइम पे, तो इसको टोपरक कला के नाम से जाना जाता है। अगर कोई पूछ ले पेपर में कि टोपरक कला क्या है, तो बता देंगे कि कुशानों का एक पैलेस नीचे दबा हुआ मिला है, उसको अनर्थ किया गया है। इसके अलावा ये ग्रेट पैट्रन था बुद्धिज्म का। जब बुद्धिस्ट काउंसिल चौथी वाली करवा रहा, तो बुद्धिज्म का ही प्रमोटर होगा, ये तो सीधी सी बात है। उसके बाद जो कनिष्क ने कंट्रोल किया, उसने भी सिल्क रूट को कंट्रोल करने की कोशिश की, ताकि सेंट्रल एशिया में अपनी धाक जमा के रखे। आज जैसे चाइना 1 बेल्ट 1 रोड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उस टाइम पे कनिष्क ने वो काम करने की कोशिश की थी। ठीक है दोस्तों, सेम बात मैंने हिंदी में भी आप लोग के लिए लिख दी है। चलिए कुछ और चीजें बता देता हूं। कनिष्क ने जो है, इसके जो 2 मेन कोर्ट पोएट आप बोल सकते हैं, एक तो अश्व घोष हो गया जो हेड था किसमें, आपका 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में, और एक हो गया आपका नागार्जुना। ठीक है, तो इसको भी इसने जो है पैट्रोनेज कर रखा था। दोनों इसके कोर्ट पोएट्स हो गए। इसके बाद इसने जो है मगध को जो है कॉन्कर किया था, और अपनी पावर को जो है पाटलिपुत्र और बोध गया तक एक्सपेंड कर लिया था। अगर कोई पूछे तो आप इसको बता सकते हैं कि किसने मगध को कॉन्कर किया था बाद में। देखो कि पिछला वाला जो विम्बार वाला था वो तो मथुरा तक ही आया था, ये मगध तक पहुंच गया, मथुरा नहीं मगध तक पहुंच गया। ठीक है, इसके बाद ही ऑल्सो फोर्ट अगेंस्ट दी चाइनीज। तो चाइना वालों के साथ तो तभी लड़ेगा ना जब उस तरफ पहुंचेगा। तो ऑब्वियसली बात है, अपना राजपाट इतना फैला दिया भारत के अंदर, चाइना के टचिंग में चला गया और वहां चाइनीज से भी लड़ रहा है, और उनके भी कुछ एरिया अपने अंडर कर लिए इसने, जैसे काशगार, यारकंड और खोटन। ये सारे एरिया इसने एक तरह से भारत के अंदर मिला लिए, ये आप बोल सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट ग्रेट कुशान रूलर आप बोलेंगे अगर, तो वो वासुदेव वन था। उसके बाद जो है इनमें कोई भी बहुत बड़ा रूलर नहीं आया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका हो गया अश्वघोष, ये हो गया नागार्जुना। यहां से आपको थोड़ा सा दिमाग में रहेगा तो फिट हो जाएगा। अब इसके बाद जो है मैंने बोला था कि ये आर्ट और लिटरेचर का बहुत बड़ा सपोर्टर था, तो ये देख लेते हैं कि यही लिखा हुआ है कि कनिष्क का लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव था। तो आप देखो कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में गंधार आर्ट को तो प्रमोट कर ही रहा था। एक इसने अफगानिस्तान
अफगानिस्तान में बामियान बुद्धा बनवाया है। बामियान बुद्धा कौन सा है, ये देखिए, ये है बामियान बुद्धा। ये कहां पे है, आज की डेट में आप बोलेंगे तो अफगानिस्तान में है। क्या है ये, बामियान बुद्धा। ठीक है दोस्त। अब इसके बाद एक सिटी इसने बनाई थी कश्मीर के अंदर, क्योंकि कश्मीर का एरिया भी नॉर्थ का तो सारे इसी के अंडर था, तो उसका नाम था कनिष्कपुर। ठीक है, कनिष्कपुर है ना, मिर्जापुर तो हमने सुना था, कनिष्कपुर था इसका नाम। उसके बाद पुरुषपुर किसका नाम था, पेशावर का था, है ना, तो वो भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो वहां पे इसने जो बनवाए थे, चैत्य बनवाए थे, है ना, संग्राम कह लीजिए, चैत्य कह लीजिए। अब ये सब बुद्धिस्ट में क्या होता है, चैत्य क्या होता है, विहार, 10 बार बता चुका हूं, बट मैं ये आपको बता रहा हूं कि इसका फैसिनेशन था आर्ट एंड आर्किटेक्चर की तरफ, तो ये बनवा रहा था। जैसे हम देखते हैं ना शाहजहां को मुगल एम्पायर में, कि वो कभी कुछ बनवा रहा है कभी कुछ, ऐसे ये भी बनवाता था, क्योंकि पैसे बहुत थे। अब लगाए कहाँ, तो ये इस काम पे लगा देते थे, और क्या करेंगे, है ना, शौक है राजाओं के अलग अलग। इसके बाद कुषाण जो है उसने प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स को भी इशू किया। ये पेपर में आ सकता है, मैंने आपको वैसे भी समझा ही दिया है कि पिछले वाली जैसे कैरेट का फर्क है ना। अब ये मान लो कि एकदम 24 कैरेट के गोल्ड कॉइन लॉन्च कर रहा है, अमीर लोग हैं भाई, अमीर लोग कुछ भी कर सकते हैं जिसके पास पैसा है। उस टाइम का राजसी आदमी है, असली राजसी आदमी, जिसके पास पैसे ही पैसे हैं। आग लगाए पैसे को तो तब भी खत्म ना हो, अगर ठंड लग रही है कश्मीर में बैठा है तो हाथ सेकेगा तो पैसे के ऊपर, है ना, इधर नोट लगा दी उसके ऊपर, आग लगा दी उसके ऊपर, यूं यूं करके हाथ सेक रहा है, कुछ भी करेगा, राजसी आदमी है ना। पैसे को कहां लगाना है कुछ नहीं समझ में आ रहा, इतना अथाह पैसा पड़ा है, सिल्क रूट कब्जे में ले रखा है। तो वो सारे का सारा खेले। तो उसने बोला कि सिक्के भी लॉन्च करूंगा तो पूरे प्योर गोल्ड के करूंगा भाई, मेरे को कोई कमी नहीं है। और दूसरे कोई लॉन्च कर रहे होंगे तो बीच में तांबा मिक्स कर करके, है ना, मैं तो 24 कैरेट के नहीं कर सकता भाई, मैं तो 18 के करूंगा, मैं 14 के करूंगा। तो यही वाली बात है ना, अमीर आदमियों के अलग अलग शौक है, आपको पता है। इसके बाद आप देखिए कि सिल्क रूट को तो कब्जे में ले ही लिया था, और बहुत सारे इन्होंने कॉपर के कॉइन्स भी लॉन्च किए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे थे कॉपर के, क्योंकि आप देखिए कि नॉर्मल जनता जरूरी थोड़ी है कि गोल्ड के कॉइन के साथ डील कर पाए, कैसे करेगी डील। अब गोल्ड के कॉइन की वैल्यू ही कितनी हाई हो जाएगी, तो अमीर लोग तो गोल्ड से डील कर लेंगे, लेकिन जो नॉर्मल जनता वो गोल्ड के कॉइन से डील नहीं कर सकती है। तो उसके लिए जो है इसने कॉपर के भी बनवाए थे। ये इसके गोल्ड के कॉइन्स हैं, ये आप देख सकते हैं कनिष्क के। ठीक है, ये इसने लॉन्च किए थे। इसके अलावा एक आखिरी चीज और देख लेते हैं कनिष्क के स्कॉलर्स के बारे में, कि कौन महान व्यक्ति थे इसकी कोर्ट के अंदर। वैसे तो मैंने बता ही दिया, लेकिन आप याद रखिएगा, चरक जो है, राजवैद्य जो है इसका, इसने चरक संहिता लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। अश्वघोष भी इसकी कोर्ट में था, जिसने बुद्ध चरिता लिखी है, रामायण ऑफ बुद्धिज्म आप एक तरह से कह सकते हो। और साथ में सौंदर्य नंदन लिखा है इसने संस्कृत भाषा में। इसके बाद वासुमित्रा भी इसी की कोर्ट में था, जिसने महाविभाष सूत्र लिखा है। इसके बाद जो इनके कोर्ट में बहुत सारे हेड प्रीस्ट हुआ करते थे, जैसे पूरी की पूरी कॉन्फिडरेसी है तो उसका एक हेड प्रीस्ट हो जाया करता था, है ना, तो ये हेड प्रीस्ट अलग अलग होते थे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर जो है नागार्जुना जो है, इनका आइंस्टाइन हुआ करता था, आइंस्टाइन ऑफ इंडिया एक तरह से उस टाइम का कह सकते हो। फिर वात्सायन जो है उसने क्या लिखी थी, कामासूत्रा, वो भी इन्हीं के कोर्ट में था। ये सब बातें जो है कुषाणों के जो है राजा थे, कुषाणों के एक तरह से स्कॉलर थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो ये रहा चरक, ये हेड प्रीस्ट हो गए, ये नागार्जुन हो गया, अश्वघोष हो गया, वात्सायन हो गया, है ना। इसको इसकी तो आंखें देख के ही लग रहा है कि इसी ने कामासूत्रा लिखी होगी। देखो देख कैसे रहा है? ये गंदी हवस भरी नजरों से देखो इस आदमी को यही है वो आदमी। ठीक है भाई, नहीं नहीं डिलीट तो होगी भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल, अमीर लोगों के अलग ही चौंचले होते। तो इसकी आंखें देखो तुम पहले तो, है ना। हमारी टीम वाले भी बहुत मस्त है, वो ऐसे ऐसे करेक्टर ढूंढ के लगाते हैं कि तुम्हारा दिल खुश हो जाए। इसको तो मैं बड़ा करके दिखाऊंगा भाई, इस आदमी को तो जरा देखो, इस आदमी को थोड़ा सा आगे भी कर देता हूं, है ना। ये लो, देखो जरा इसकी नजरों को देखो, इसकी नजरें कहां जा रही हैं। इसी ने लिखी होगी कामासूत्रा, 100% है ना। इसके ऊपर अब मुझे कोई डाउट नहीं रहा यही है वो आदमी, इसी की तलाश थी तुम लोगों को। चलो, तो कुल मिला के भाई साहब ये पूरा का पूरा कंटेंट था आज का। इसके अलावा अगर आपको पेड कोर्स में जाना है तो ये हमारा पेड कोर्स है। अभी तक हमने प्राइस नहीं बढ़ाया है, बहुत कम कर रखा है, 499 कर रखा है। बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, न्यू ईयर कोड लगाएंगे तो, न्यू ईयर, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं, जीएस का रामबाण 2.0, तो इसमें जो है आपको अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको ये सारे नोट्स ना बनाने पड़े तो ये हमारी बुक्स हैं, है ना। एक कहाँ गई, ये रही, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमारी किताबें हैं हिंदी इंग्लिश के अंदर, ये आप ले सकते हैं। इनके अंदर सब कुछ मिल जाएगा, आपको हर चीज़ मिल जाएगी जो आपको चाहिए है, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी नोट्स आपको नहीं बनाने हैं। अब मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूं, जो आप लोगों के डाउट्स हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, तो उनको बता देते हैं, एक बारी देख लेते हैं, है ना, कि क्या क्या दुविधाएं हैं आप लोगों की। बहुत बढ़िया, इतने इस तरीके से करोगे तो वीडियो डिलीट मत करना। वीडियो डिलीट होगी वो मैंने पहले ही बता दिया था। मैं कुछ भी आपको ऐसी मजे लेने के लिए थोड़ी बोल रहा था कि यूं ही मैं बोल दूंगी नहीं 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 करूँगा डिलीट, ऐसा नहीं होता भाई। मैंने पेड वालों को फिर वो मेरा दिमाग खा जाएंगे, इससे अच्छा है कि ऐसे ही हो।
अच्छा, सिस्टम बोलने वाले भी सिलेक्ट हो रहे हैं। iOS पे ऐप चाहिए तो 7009754930 पे मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा, उससे iOS ऐप डल जाएगी। चलो, और क्या बोल रहे हैं? अच्छा, जिनकी भी किताबों का इशू आ रहा है भाई साहब, मैंने आपको बोल दिया है कि आज पूरा दिन टीम लगी है, बहुत सारी लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। मैं सोच रहा था एक साथ ही डाल दूंगा, क्योंकि इतने दिन की लिस्ट इकट्ठी हो रखी है ना। अभी आज और कल की लिस्ट का मत मांगना, उनका जो है कल परसों तक आएंगी लिस्ट, है ना, पूरी ट्रैकिंग की। उससे पहले की जितनी भी है सारी आज रात तक कोशिश करूंगा कि डलवा दूं आपको, ठीक है। बुढ़ाऊ रंगीन मिजाज था। अलग अलग शौक, मैं बोल रहा हूँ, राजाओं के साथ रह रह के उसके भी अलग अलग शौक हो गए होंगे। चलो, क्या बोल रहे हैं? सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? अभी तो चलते जा रहे हैं। आप देखो कितना बड़ा लेक्चर था आज का। आप लोगों के पेट में चूहे कूदने लग जाते हैं, लेकिन मैं तो कोशिश कर रहा था ना कि जल्दी से जल्दी कवर करूं। तो आप लोग की स्पीड के ऊपर है वो सारी की सारी चीज। अभी मैं फटाफट से आप लोगों के कमेंट ले रहा हूं। जिसका भी रह गया है ये सेशन, मजे लेने के लिए मत आओ, पूरा सेशन जल्दी से देख लो, क्योंकि वो इसके बाद नहीं रहेगा। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, जितने भी लोग सेशन को खत्म करने की कोशिश करो। मैं 10-15 मिनट इन लोगों से बात कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा लेट भी आया था तो वो मजे मत लो यहाँ पे, है ना। वो जल्दी से मेन कंटेंट को खत्म कर लो। ये सब बातें तो हम फिर कभी किसी वीडियो में भी कर लेंगे। अच्छा, बेस्ट टीचर, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद आप लोगों का। अच्छा, आपकी बुक्स चमक रही हैं, धन्यवाद धन्यवाद। चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है। एंशियंट कंप्लीट कहाँ हुई है? एंशियंट में तो अभी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी आप लोग को क्लियर है ना भाई साहब कि मंडे और ट्यूसडे अपनी छुट्टी रहती है और बाकी के 5 दिन हम पढ़ाई करते हैं। तो जिसने भी जो पिछला कंटेंट रह गया है वो पिछली वीडियोस को कवर कर लेना, क्योंकि आगे भी जो वीडियोस आने वाली हैं बहुत सारी, वो सिर्फ लाइव आने वाली है। मैं क्लियरली आप लोग को बता दूं, क्योंकि वो सारी वीडियोस को मैं आप लोग के लिए अलग से डिजाइन करूं, है ना। और फिर ये बोल दूं कि ये लो आ जाओ, भीड़ इकट्ठी कर लूं यहाँ पे कि ये पढ़ के चले जाओ, झूठ बोल दूं, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बिल्कुल कायदे से वो वाली कुछ वीडियोस दे रहा हूं जो सीधा सीधा हम पेड में डालने वाले हैं। तो अब अगली कुछ वीडियोस को भी हम ऐसा ही करने वाले हैं, क्योंकि एंशिएंट जो खत्म होगी वो इसी तरीके से खत्म होगी। उसके बाद जो है मेडाइवल को शुरू करेंगे, उसको मैं जो है यूट्यूब पे रहने दूंगा, ठीक है। लेकिन इसको आप ध्यान रखिएगा, तो कोई भी बच्चा आप क्लास मिस मत करना। यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को जो क्लास आएगी कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, नहीं तो अपना नुकसान करेगा खुद से ही। नहीं नहीं, वो नहीं है। आँख तेरी इतनी डरावनी, मोला मेरे मोला। ये सही है, बढ़िया है। जीएस की बुक आ जाएगी दोस्तों। आपने किया है 8 से 9 दिन आपके घर तक पहुंचने में लगते हैं, ठीक है। इतना तो मैक्सिमम लगता ही लगता है, इससे ज़्यादा भी कई बार लग जाता है। वो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे। कोई बॉर्डर पे है तो 20 दिन भी लग सकते हैं, कोई गांव के बहुत ही पिछड़े इलाके में तो 15 दिन भी लग सकते हैं, है ना। और हमने निकाल दी है सारी किताब, बैक एंड पे कोई भी किताब पेंडिंग में नहीं रखी हुई है। सिर्फ आपको ट्रैकिंग आईडी देने का एक इशू है, वो मैंने सोल्व करवा दिया। मैंने बोल दिया आज पूरा दिन टीम लगी हुई थी, वो जैसे ही मेरे को देंगे, कुछ लिस्ट उन्होंने बना के दे भी दी है। एक्चुअली ट्रैकिंग आईडी को निकालना अपने आप में बहुत चैलेंज रहता है ना, कि उल्टी पुल्टी मैं दे दूंगा तो उसका कोई सेंस नहीं बैठता है। तो वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आज पूरी कोशिश है कि वो सारी लिस्ट एक बारी मेरे पास आ जाए, मैं एक साथ डालूंगा, है ना। आधी अधूरी लिस्ट डालूंगा, फिर आप फोन करते रहोगे कि मेरा नाम नहीं है। इससे अच्छा कि सबकी एक साथ डाल देते हैं, ठीक है। तो वो हम भेज चुके हैं, डोंट वरी अबाउट इट। कनिष्क के अकाउंटेंट को भी 6,000 का हर महीने हिसाब नहीं मिलता था। बिल्कुल नहीं मिलता होगा उसको भाई। अलग ही मजे हैं। मजा आ रहा है ना तुम्हें? ये बताओ, तुम क्लास में मजे आए कि नहीं आए, है ना। मजे के साथ मैं पढ़ाता हूँ, और कंटेंट में मेरे को बताओ कि कोई कमी तो नहीं नजर आई ना। कंटेंट में दम था कि नहीं था, बस इतना बता दो, है ना। और मजा आया कि नहीं आया, बस इतना चाहिए अपने को। तो इसलिए सपोर्ट कर दिया करो भाई साहब। चैनल को 1 मिलियन तक आप लोग लेके जाओगे। कंटेंट की कमी नहीं होने दूंगा, इस बात की गारंटी है। बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दूंगा तुम लोग को, सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। इससे बढ़िया क्या होगा यार, इससे ज्यादा कोई नहीं करवा सकता। इतनी मेहनत लगा रखी है, हैं। 4-4 5-5 दिन में जो है पूरी की पूरी स्लाइड डिजाइन होती है। आपको लगता होगा शायद एक दिन में हो जाती है, ये बहुत मुश्किल है। हमारी पूरी टीम लगी हुई है ऐसी की तैसी करवाने अपनी, तब जाके ये होता है। मेरे घर वालों को भी मैंने इसी काम में लगा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल डिलीट होगी। हरियाणा हिस्ट्री 1 शॉट प्लीज। अभी मैं नहीं बता सकता भाई, हरियाणा हिस्ट्री के लिए मेरे पास सच में अभी फिलहाल के लिए टाइम नहीं है। अगर आगे टाइम रहेगा तो मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए। जैसे मैंने पंजाब की हिस्ट्री का एक पूरा बना दिया था, है ना, पर उसमें टाइम लगा बहुत ज़्यादा। मेरे को ही 15-20 दिन लग गया। 15-20 दिन मैं निकाल लूँ हरियाणा की हिस्ट्री के लिए, इतना अभी फिलहाल के लिए टाइम नहीं है ना। तो टेंशन ना लो ताम लोग, तारे खातर भी कुछ करूंगा फ्यूचर में, पर अभी मैं कोई कमिटमेंट को नहीं दे सकता।
बेस्ट लर्निंग टेक्निक यही है कि मेरे साथ क्लास में पढ़ लिया करो। मैं क्लास में बहुत सारे रेफरेंस, जैसे अब विम बार का मैंने एग्जांपल दिया, काजू का एग्जांपल दिया, कुछ हंसी मजाक का एग्जांपल दिया, है ना। तो ये ऐसे ही चीज़ें होती हैं, इसी तरीके से याद होती हैं। आप कितनी ही उसको शॉर्ट ट्रिक्स बना लो, नहीं याद हो पाएंगी। आप सोचो कि एक शॉर्ट ट्रिक बना रहे हो, फिर उसके बाद अगले की बनाई, फिर उससे अगले की बनाई, ऐसे ही आपने 500 शॉर्ट ट्रिक बना ली। अब 500 शॉर्ट ट्रिक ही अगर भूल जाओगे तो फिर क्या करोगे? पहले तो तुम शॉर्ट ट्रिक याद करोगे, फिर कंटेंट को याद करोगे, वो बड़ी दिक्कत है। शॉर्ट ट्रिक 20 25 30 शॉर्ट ट्रिक इतना हो जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। आप कंटेंट को बार बार पढ़ो और मेरी वीडियोस के थ्रू सुनोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, हंसी मजाक में ही याद हो जाएगा सब कुछ। फ्लिपकार्ट में अभी नहीं आएगी किताब, भाई साहब किताब ही खत्म होने वाली है तो कहाँ से फ्लिपकार्ट में? अब क्या टट्टू डालूंगा फ्लिपकार्ट में? बताओ मुझे, जब किताब ही नहीं बची तो क्या डालूंगा? अब थोड़ी बहुत किताब जो बची हुई है वो जो जो ले जाएगा, उसके बाद तो 2-3 महीने बाद आएंगी, तब का तब देखेंगे। तो अभी क्या डालूं फ्लिपकार्ट पे? मजा आया ना? बस बहुत बढ़िया है। स्टैटिक करेंगे यार, मेरे को चैन से सांस तो ले लेने दो। आप देखो ना मैं कितना कितना कंटेंट करवा रहा हूं, फ्रेश कंटेंट आप लोग के लिए बनवा रहा हूं मजे से। अच्छा ये बोल रहे हैं आपके व्लॉग वाले चैनल पे व्लॉग नहीं आते अब। आज डाला है ना, एक शॉर्ट सा डाला है मैंने, आज डाला है। टाइम नहीं लग पा रहा था कंटेंट बनाने में, किताब बनाने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए थे, इसलिए व्लॉगिंग में भी कुछ नहीं डाल पा रहे थे। अब मैंने व्लॉग्स वाले चैनल पे भी डालना शुरू किया है। जीवी आंचल व्लॉग्स के नाम से है वो चैनल। अगर कोई भी बच्चा देखना चाहे तो जीवी आंचल व्लॉग्स सर्च कर लेना तो तुम्हें मिल जाएगा, या जीवी सर व्लॉग लिख देना तो आपको खुद ही मिल जाएगा वो सारे के सारे। नंबर 7009754930। बार बार कॉल मत करना, व्हाट्सएप कर देना या एसएमएस कर देना। सेल्फ स्टडी में टाइम ये आपके हाथ में ना भाई साहब। आप हमेशा जो है कोशिश करो कि 50% अगर यहाँ पे सीख रहे हो तो 50% सेल्फ स्टडी भी करो। आप पूरा 100% अगर दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाओगे और सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो कभी भी नहीं सीख पाओगे और सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वैसे बीपीएससी के लिए भी एनएफ है, हर एग्जाम के लिए एनएफ है। आप देख ही रहोगे कि कंटेंट में दम कितना है भाई साहब। कितनी चीजें तो मैंने बता दी आज छोटी सी क्लास में, इतनी इतनी चीजें। छोटी तो नहीं थी क्लास, तो बड़ी थी, बट कितनी सारी चीजें मैंने बताई हैं वो भी देखो ना, बहुत तगड़े ताबड़तोड़ तरीके से बताई हैं। डिलीट अभी हो जाएगा भाई साहब, आप देख लो जिसको भी देखना है। मैं वही बोल रहा हूं, अभी मेरे जाते ही ये वीडियो प्राइवेट हो जाएगा। मैं आपको बार बार वही समझा रहा हूं। बुक में स्टैटिक के बहुत सारे चीजें हैं, आप ध्यान से देखिए। जैसे एंशियंट राइटर्स हैं, एंशियंट राइटर्स का एंशियंट हिस्ट्री में डाला है। ऐसी लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, या फिर आप देखिए नेशनल पार्क्स हो गई, जो टाइगर रिजर्व हो गई, ये सारे ज्योग्राफी में डाला है। सेंसस को ज्योग्राफी में डाला है। साइंटिफिक नेम्स हो गए, बहुत सारी डिस्कवरीज हो गई, बायो में डाली हैं। अब जाके देखिए, इनबिल्ट की है वो, हर सब्जेक्ट में जो चीज जहां होनी चाहिए वहां पे डाली है। ऐसा नहीं किया कि अलग से 30 टॉपिक उठा के 30 के आसपास टॉपिक डाल दिए हैं। बाकी की ई बुक मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। हमारा टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, तो टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, उसमें जाओ। टेलीग्राम में स्टैटिक सर्च करो, फाइल सेक्शन में जाके स्टैटिक सर्च करोगे तो कुछ जो सेक्शन है वहां पे भी मैंने डाल रखा है। तो इन दोनों से आपका कवर हो जाएगा। बुक में कितनी चीज डालते, अभी स्टैटिक की बुक निकालेंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा। 10 जनवरी की भी 1-2 दिन दो, अभी 2 दिन के बाद करेंगे 10 जनवरी वाली, ठीक है। तो भेज दी है, ट्रैकिंग आईडी में टाइम लगेगा बस। या तो आज हो जाएंगी रात तक 10 जनवरी वाले की, अगर आज नहीं हुई तो 1 से 2 दिन के बाद आ जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे कंटेंट के लिए या तो आपको मनी देनी पड़ेगी या फिर टाइम देना पड़ेगा। आप कुछ लोग चाहते हैं कि ना तो पैसे देने पड़े ना टाइम देना पड़े, ऐसा नहीं होता ना दोस्त। मेरी जिन जिन लोगों के लिए जो जो कमिटमेंट है मेरे को वो पूरी करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं हो सकता जो आप सोचते हैं ना कि नहीं नहीं आपको कंटेंट भी चाहिए और फिर जो है साथ के साथ आपको पेड भी नहीं लेना है, टाइम भी अपने हिसाब से करना है, तो ऐसे नहीं हो सकता ना दोस्त। फिर जिन लोगों को मैंने पेड वालों को कमिटमेंट दे रखे वो नहीं चिल्लाएंगे मेरे ऊपर, ऐसे नहीं हो सकता। समझो यार, मेरे को पता है कि आप लोग बार बार बोल रहे हैं, बट कुछ टॉपिक्स जो है ऐसे ही आने वाले हैं लाइव। और एंशिएंट हिस्ट्री को अब हम लाइव ही केवल कवर करेंगे। उसके बाद मेडाइवल वाला जो मैं डालूंगा वो डाल दूंगा मैं यूट्यूब पे, डोंट वरी अबाउट इट। हमारी बुक पूरे भारत में अवेलेबल है, बांग्लादेश में भी अवेलेबल है। अगर तुम्हें चाहिए, तुम बांग्लादेश में हो तो मैं बांग्लादेश में भी भिजवा दूंगा, पाकिस्तान में भिजवा दूंगा, अफगानिस्तान में भी भिजवा दूंगा। सारा सिल्क रूट हमने अपने अंडर ले रखा है, सो डोंट वरी अबाउट इट। किताब हर जगह पे अवेलेबल है, बॉर्डर पे भी अवेलेबल है, पहाड़ पे भी अवेलेबल है, बस आपको लेनी है और कुछ नहीं करना है। 15 मिनट के लिए रुक के क्या हो जाएगा? मैंने 15 मिनट तो इतनी बकबक कर दी है, 15 मिनट और डाल के क्या हो जाएगा? तब से तो मैं इतनी सारी लोगों की क्वेरीज ले रहा हूँ, तभी तो बोल रहा था कि इसको खत्म करो। आप मेरी बातें सुनने में लगे हो, आप जल्दी से इसको खत्म करने की कोशिश करो वीडियो को, ठीक है। चलिए
ठीक है भाई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बढ़िया बढ़िया बातें कर रखी हैं, अब यही बात बोलते रहेंगे, मेरे को पता है। मेरे को इमोशनल मत करो भाई लोग, ऐसे मत करो, ठीक है। चलो हम इसको वाइंड अप करते हैं। आपको अगर पेड कोर्स लेना है तो ये हमारा पेड कोर्स है जिसको आप ले सकते हैं। अभी बहुत बड़ा ऑफर चल रखा है, न्यू ईयर के नाम से है ना। न्यू ईयर कोड डाल दोगे तो अच्छा खासा ऑफ मिल जाएगा। दूसरा, बुक्स का मैं बता चुका हूँ, बुक्स लेना चाहते हैं तो आप बुक्स ले लीजिए, लास्ट की कुछ बुक्स बची हुई हैं। उसके बाद फिर 3 महीना आपको किताबों का वेट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप फुल सपोर्ट करो, अपने सब दोस्तों को बता देना। अब जितनी भी क्लासेस अभी एंशंट वाली आएंगी सारी केवल लाइव आएंगी, तो आप लाइव आओ, रेगुलर में 8 बजे आओ, है ना। सिर्फ मंडे और ट्यूसडे छुट्टी रहती है, बाकी डेली शाम को 8 बजे जो है क्लास होती है। आप हमारे साथ क्लास कीजिए, टाइम निकालिए थोड़ा सा, तभी जो है सीरियसनेस आएगी और क्लास में ही चीज़ें मैं याद करवा दूंगा। और यही चीज़ें आप देखना कि एग्जाम में भी पूछी जाएंगी। इतनी मेहनत किसी ने भी अपने कंटेंट में नहीं की है आज तक। आप किसी भी एक टीचर का कंटेंट उठा के देखेंगे तो इतनी मेहनत नहीं मिलेगी। एक एक छोटी छोटी चीज़ भी जो है मैंने यहाँ पे लगाई। अगर कोई स्तूपा बता रहा हूँ तो वो भी लगा रहा हूँ, सिक्के बता रहा हूँ तो वो भी लगा रहा हूँ, बंदे को भी लगा रहा हूँ, उसका मैप भी लगा रहा हूँ, माइंड मैपिंग कर रहा हूँ, शॉर्टकट तरीके बता रहा हूँ, है ना, दिमाग में घुसा रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ। लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। आप सोचे कि सब कुछ ऐसे ही अवेलेबल हो जाए तो आप फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। दिस इज नॉट योर राइट, है ना। तो आपको जो है इतना सा तो कष्ट करना पड़ेगा। अगर आप इतना भी कष्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या पढ़ोगे आप, है ना। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप बस सपोर्ट कीजिए। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।